सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू दिस सेशन। आज के इस सेशन के अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें, जैसे कि आज हम डिस्कस करेंगे कि इवोल्यूशन क्या है। फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि थ्योरी ऑफ फॉर्म क्या है, थ्योरी ऑफ एसेंशियलिज्म क्या है, यूनिफॉर्मेटेरियन क्या कंसेप्ट है और क्यों इसके पीछे हटन और उसका शिष्य लायल पागल थे, जिसका प्रभाव इवन चार्ल्स डार्विन तक पर पड़ा। फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि किस तरीके से माल्थस ने ऐसे ऑफ पॉपुलेशन दिया, क्योंकि इसको पढ़ना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि इस विचारधारा ने भी काफी हद तक चार्ल्स डार्विन को प्रभावित किया अपनी थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन को देने में। हम एक और मस्त थ्योरी पढ़ने वाले हैं, थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म। देखेंगे कि यह थ्योरी क्या है, और उसके बाद हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी के बारे में, और सबसे लास्ट में बात करेंगे मेरे प्रिय वैगनर, जिन्होंने दी थी थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। तो दोस्तों, सबका स्वागत है। मैं हूं कैलाश चौधरी और आपके लिए लेकर आया हूं ये सेकंड सेशन। और आप नए हैं अगर इस प्लेटफॉर्म पर, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहां मिलने वाली है इवोल्यूशन की शानदार डोज। जी सर। सो गुड इवनिंग एवरीवन। यस, गुड इवनिंग एवरीवन स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सेशन। तो स्टार्ट करें। और जिन्होंने भी अभी तक भी आपने अपने दोस्तों को बुलाया नहीं, अभी भी वही 200 लोग ही बैठे, ऐसे कैसे चलेगा? आपने कल प्रॉमिस किया था कि हम दो दोस्तों को बुलाकर लेकर आएंगे। अगर वो अगर प्रॉमिस करते सर पूरा, तो 600 बच्चे होते हैं। अरे एक तो ला ही सकते थे। और पढ़ाने की कोई बात ही तो कर रहे हैं, और वो किस लिए लाना था? मेरे जोश को बढ़ाने के लिए, ताकि और बेहतर ढंग से पढ़ा सकूं। बिल्कुल सर। सिमरन, तुम कहां से नए हो गए बच्चे? हाँ। 2-3 पहले तो एक बार मैं पढ़ा चुका आपको, 1-2 महीने, ऐसे मत कहो, आई नो। चलो आज का स्टार्ट करते हैं सेशन। जी सर। आ गया सर? बिल्कुल ठीक है। ओके बच्चों, तो आज हम सबसे पहली बात जो शुरुआत कर रहे हैं, भाई इवोल्यूशन का मतलब क्या है। इवोल्यूशन एक लैटिन वर्ड से लिया गया। जी सर। इवोलेर से। इवोलेर का मतलब होता है टू अनफोल्ड, टू अनरोल। ऐसे पुष्प जैसे खुलता है ना, ऐसे ऐसे इवोलेर, ऐसे ना, ऐसे पुष्प ऐसे खुलता है, कैसे ओपन हो रहा है। हाँ। जैसे हम अपने दोस्तों के सामने ओपन होते हैं, इवोलेर अनफोल्ड होते हैं, और घर वालों के सामने फोल्ड हो जाते हैं, मतलब डी इवोल्यूशन हो जाता है यूं। हाँ। बेसिकली इस इवोलेर शब्द से ही हाँ सर, एक इंग्लिश ब्रिटिशर हुआ करते थे, फिलोसोफर हुआ करते थे, दार्शनिक हुआ करते थे, जिनका नाम है हर्बर्ट स्पेंसर। जी सर। उन्होंने इस शब्द को गढ़ा है इवोलेर से इवोल्यूशन। और उन्होंने इवोल्यूशन शब्द का अर्थ कंटिन्यूअस चेंज, कोई जो लगातार बदलाव होता है, उसके लिए इसको इस्तेमाल किया। बायोलॉजिकल इवोल्यूशन के सेंस में इसको इस्तेमाल नहीं किया। कोई भी चीज जो लगातार बदल रही है, उसके लिए उन्होंने इस्तेमाल किया इवोल्यूशन। यस सर। इवोल्यूशन किस में नहीं होता? ये देखो मेरे जमाने का कंप्यूटर, पूरा एक इतना बड़ा जितना कंप्यूटर, और ये कंप्यूटर करता क्या था? 2+2 करके रिजल्ट निकालता था 4, और सब बजाते थे तालियां, अरे वाह 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 वाह, उत्तर आया। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। हाँ सर, बहुत पुराना। सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, और इसी तरीके से कंप्यूटर का इवोल्यूशन होता। और आज देखो योगेश सर के जमाने का कंप्यूटर, अरे ये देखो चावल के दाने के कंपैरिजन में चावल का दाना भी भीम का लग रहा है, कंप्यूटर तो इतना छोटा, और ये जो गणनाएं करता है मेरे वाले कंप्यूटर से कई गुना ज्यादा करता है। जी सर। मतलब चीजें इवोल्व तो हो रही है। बिल्कुल सर। यही नहीं, ये देखो मेरी कार, और ये देखो योगेश सर की कार। मैंने जो कार ली थी वो फोर्ड की थी, बहुत महंगी थी, लेकिन उसमें देखते ही देखते क्या इवोल्यूशन हुआ है, जबरदस्त इवोल्यूशन हुआ है। और आज देखो इनको क्या स्थिति है। मतलब इवोल्यूशन हर जगह पर होता है। इवोल्यूशन एक जनरल टर्म है, एक सतत विकास की प्रक्रिया को ही इवोल्यूशन नाम दिया गया है। यस सर। अब इस इवोल्यूशन से हम आ जाते हैं ऑर्गेनिक इवोल्यूशन पर। हाँ।
अब आ जाते हैं हम बायोलॉजिकल इवोल्यूशन पर। अब आ जाते हैं इस किताब के ऊपर, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन बाय कैलाश चौधरी वाली किताब के ऊपर। इसमें इवोल्यूशन के बारे में, कारों के बारे में नहीं लिखा गया है, इसके अंदर कंप्यूटर्स के बारे में नहीं लिखा गया है। तो इसको मैं पढ़कर आया आज, और इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है बायोलॉजिकल इवोल्यूशन या ऑर्गेनिक इवोल्यूशन का अर्थ है कि ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, जिन्हें हम पॉपुलेशन कहा जा सकता है, उसमें पीढ़ी दर पीढ़ी बदलाव आना। इसी पीढ़ी में कुछ बदलाव आ रहे हैं, आप अंग्रेज बन गए तो उसे इवोल्यूशन नहीं कहा जाएगा। आप चाय की जगह पर कॉफी पीना आपने शुरू कर लिया तो उसे इवोल्यूशन नहीं कहा जाएगा। इवोल्यूशन पीढ़ी दर पीढ़ी परिवर्तन है। आपके दादाजी कुछ अलग तरीके के थे, आपके पिताजी में कुछ बदलाव आया, और ऐसे सतत कई जनरेशन, पीढ़ी दर पीढ़ी कुछ न कुछ बदलाव होता गया, उसे इवोल्यूशन कहा जाएगा। यस सर। Evolution is a property not of an individual. Evolution is a property of group of organisms which are living in an area, and that group of organisms which living in an area is referred to as a population. और पॉपुलेशन में जो तत्कालीन बदलाव आ रहे हैं वो इवोल्यूशन नहीं है। इस पॉपुलेशन को, पेरेंट पॉपुलेशन को हमें कंपेयर करना पड़ेगा प्रोजेनी पॉपुलेशन के साथ, और फिर देखना पड़ेगा यार आज से 10 जनरेशन पहले तो ऐसा हुआ करता था, और 10 पीढ़ियों के बाद अब कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है, इसे कहा जाएगा इवोल्यूशन। यस सर। दोस्तों, अब इवोल्यूशन को थोड़ा सा शुरुआत करें। हाँ सर। तो स्टार्ट कहां से होता है? म्यूटेट होता है जीन, और जीन कहां पर होता है? क्रोमोसोम के अंदर। क्रोमोसोम में डीएनए, डीएनए के अंदर जीन। म्यूटेट होता है जीन। जीन के म्यूटेशन की वजह से इंडिविजुअल्स में आता है बदलाव, वेरिएशंस आते हैं सर। वेरिएशंस आते हैं। एक कोई बलशाली होता है, एक कोई दुर्बल होता है, और कुछ लोग लड़ाई के लेते हैं मजे, उनमें भी वेरिएशन है। अपन को लड़ने नहीं है, अपन को देखने का है। और बाकी एक के डीएनए में म्यूटेशन हुआ, एक के डीएनए में दूसरे तरीके का म्यूटेशन है, और ये लड़ रहे हैं। हाँ सर। बाकी सब तमाशा देख रहे हैं कि जो जीतेगा वही हमारा राजा होगा, उसको हम सरताज चुन लेंगे। और म्यूटेट हुआ जीन, वेरिएशंस आए इंडिविजुअल में, इंडिविजुअल में से सिलेक्शन हुआ और इवोल्व हुई पॉपुलेशन। क्योंकि जो राजा था, जो विजेता था, उसे शादी करने का मौका मिला, और सारे बच्चे अब बढ़िया क्वालिटी वाले आ गए, हो गया विकास। जीन म्यूटेट, इंडिविजुअल्स आर सेलेक्टेड, बट पॉपुलेशन इवोल्व। यस सर। तो जीन का इवोल्यूशन नहीं होता है, इंडिविजुअल का इवोल्यूशन नहीं होता है। इन अदर वर्ड्स, द यूनिट ऑफ इवोल्यूशन इज पॉपुलेशन। यस सर। जीन म्यूटेट नहीं होते तो हम दोनों अलग अलग नहीं होते, आप और हम अलग अलग नहीं होते, हम वेरिएंट्स हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं पर कहां म्यूटेशन हुआ होगा, परदादा, परदादा के दादा, उसके खड़दादा में कहीं ना कहीं तो हुआ होगा। उसकी वजह से अब आ गया है अंदर वेरिएशन। अब सभी इंडिविजुअल्स को कहा जाएगा जून में जाओ एग्जाम दो, सीएसआर देखेगा तमाशा, और कुछ बच्चों का होगा सिलेक्शन। अच्छी बात है, यहां जिनका सिलेक्शन नहीं होगा उनकी भी शादियां हो जाएगी, पर मान लो अगर उनकी शादियां नहीं हो पाती तो फिर तो बच्चे उन्हीं के पैदा होते जिनके पास सीआरएफ होता, जिनके पास सीआरएफ होता। पर ऐसा नहीं है, मैं एक सिर्फ उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं। तो कमजोर वालों को हटाया नहीं जाता है, यह कहना गलत है। खुशी, कमजोर वालों को मौका नहीं मिलता है, यह कहना ज्यादा उचित है। हाँ, हटाना तो हुआ कि हिटलर की तरह गोली मार दो। हाँ, गोली नहीं मारने का, तुम देखते रहो तमाशा बेटे, जीतेंगे तो हम। तो अपन को किसी को हटाना नहीं है, अपन को इस लड़ाई में विजेता बनने का है। जेआरएफ में सभी लोग एग्जाम देंगे और विनर हमें बनने का, हमें किसी को नहीं हटाने का है। हाँ सर। दोस्तों, अब इवोल्यूशन होता है। यस सर। छोटे लेवल पर इवोल्यूशन, बिलो स्पीसीज लेवल पर इवोल्यूशन के कई सारे उदाहरण हैं। ये टमाटर ही देख लो सर। हाँ सर। सभी एक ही स्पीसीज के टमाटर है, आपस में रिप्रोड्यूस करते हैं। सोलेनेसी फैमिली के टमाटर। कोई छोटा टमाटर, कोई बड़ा टमाटर, कोई मजला टमाटर, कोई हरा टमाटर, कोई पीला टमाटर, कोई ऑरेंज टमाटर, पर है सारे के सारे एक ही स्पीसीज के। पर ये इतने तरीके के टमाटर आए कैसे? कुछ तो बदलाव हुआ है। अब इनमें से कौन सा चयन होगा वो एक अलग बात है। वो अलग अलग लोग, अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग टमाटर का चयन होगा।
पर माइक्रो इवोल्यूशन हुआ है, अभी स्पीसीज अलग नहीं हुई है। यस सर। माइक्रो इवोल्यूशन के और उदाहरण सिर्फ यही क्यों, ये देख लो, प्यारे प्यारे कुत्ते। यस सर। सो थैंक्स टू द एग्रीकल्चर एंड एनिमल ब्रीडिंग, जहां पर आपको खूब सारे एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं। ये कुत्तों की डिफरेंट रेसेस, बटरफ्लाईज, सब एक स्पीसीज के, ये सब उदाहरण हैं माइक्रो इवोल्यूशन के। यस सर। माइक्रो इवोल्यूशन का मतलब है इवोल्यूशन विच इज बिलो द स्पीसीज लेवल। इससे कोई नई स्पीसीज नहीं बनती है। आपने, हमने और तुमने भी, जी हां, तुमने भी पिछले 4 साल के अंदर ये सब चीजें देख ली है। Yes, sir. ये इवोल्यूशन, माइक्रो इवोल्यूशन होता हुआ देख लिया है। पूरा नाक में दम कर दिया था सही है सर। कोविड, सार्स, वेराइटी 2 और कोरोना वायरस ने। कौन कौन सी स्ट्रेन नहीं आई थी? ये वेव 1 आई, ये वेव 2 आई, वेव 3 आई, रहा वह सार्स 2। यस सर। पर उसमें बदलाव आया। दीज ऑल आर एग्जाम्पल्स विच आर बिलो स्पीसीज लेवल, जहां पर नई स्पीसीज की उत्पत्ति तो नहीं हुई, लेकिन नई स्पीसीज की उत्पत्ति ना हो तो इसका अर्थ यह कतई नहीं है कि इवोल्यूशन नहीं हो रहा है। इवोल्यूशन का मतलब है पॉपुलेशन में एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में बदलाव आना। जी सर। इसका मतलब यह कतई नहीं है कि अगली पॉपुलेशन नई स्पीसीज बन जाएगी। नहीं नहीं, हाँ, एकदम से नहीं प्रकट होगा। वो नई स्पीसीज नहीं है, सेम स्पीसीज ही है, Same species. तो माइक्रो इवोल्यूशन कहेंगे। बिल्कुल सर। इंसेक्ट के अंदर डीडीटी रेजिस्टेंस, माइक्रो इवोल्यूशन। माइक्रो इवोल्यूशन। एक सुपर बग का पैदा हो जाना जिसमें सभी प्रकार के एंटीबायोटिक अगेंस्ट रेजिस्टेंस है, माइक्रो इवोल्यूशन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एचआईवी वायरस का डीडीआई और 3T3 से रेजिस्टेंट हो जाना, माइक्रो इवोल्यूशन। तो मैंने मेरी जीवन काल में कई सारे ऐसे उदाहरण देख लिए हैं जहां पहले डीडीटी को स्प्रे करते ही सारे मच्छर भाग जाते थे, भागो भागो मारो, मरने वाले हैं। और आजकल कोई डीडीटी का स्प्रे करता है तो मच्छर यूं दंत मंजन की तरह घिस कर कहता है हा 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 टाटा बाय बाय। और ऐसा ही मेरे देखते देखते हो गया है ओडोमास और गुड नाइट के साथ। पहले उसको देखते ही ऐसे दूर भागते थे, आजकल के, अच्छा केसी सर आपने ये ओडोमास लगाई, गाना गाकर जाते हैं, ओडोमास 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 करता हुआ मच्छर घूमता हुआ मेरे पास से जाता है, मरता नहीं है। ये सारे एग्जाम्पल है, या ये गुड नाइट कहता हुआ जाता है, ये सारे एग्जाम्पल है माइक्रो इवोल्यूशन के। सही है सर। दोस्तों, अब लगातार माइक्रो इवोल्यूशन होता रहे, पीढ़ी दर पीढ़ी दर पीढ़ी दर पीढ़ी, कई पीढ़ियों तक चलती रहे, और जिससे नई स्पीसीज या उससे भी ऊपर वाले टैक्सन डेवलप हो जाए, हाँ सर, तो उसे कहा जाएगा मैक्रो इवोल्यूशन। इसके बारे में हम काफी विस्तार से बात करेंगे, क्योंकि ज्यादातर जो इवोल्यूशन की बातें की गई वो मैक्रो इवोल्यूशन के लिए की गई है, पर माइक्रो इवोल्यूशन को भूलिएगा मत। पहला हाफ हमारा इवोल्यूशन का होगा मैक्रो इवोल्यूशन पर, सेकंड हाफ जब हम पॉपुलेशन जेनेटिक्स की बात करेंगे तो वापस हम मूव कर जाएंगे माइक्रो इवोल्यूशन पर, क्योंकि बिना छोटे छोटे प्रयास किए हुए बड़ी सी जेआरएफ क्लियर नहीं की जाती। तो स्मॉल जो चेंजेस है विच लीड्स टू अ माइक्रो इवोल्यूशन, एंड लार्ज नंबर ऑफ माइक्रो इवोल्यूशन कैन लीड टू अ मैक्रो इवोल्यूशन। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, अचानक घड़े में कोई चमत्कार हो जाए और वो पानी से लबालब हो जाए, ऐसा कभी कभार ही होता है। जी सर। तो मैक्रो इवोल्यूशन का मतलब है इवोल्यूशन ऑफ लार्ज स्केल स्ट्रक्चर्स अबव द स्पीसीज लेवल, जहां नई स्पीसीज बनती है उसे मैक्रो इवोल्यूशन कहा जाएगा। तो बेसिक यूनिट ऑफ इवोल्यूशन क्या है? इससे एक बात तो सुनाई, पॉपुलेशन, पर उससे नई स्पीसीज बन सकती है, उसे हम मैक्रो इवोल्यूशन की। यस। अब ये बात तो हमें समझ में आ गई कि इवोल्यूशन हुआ है और माइक्रो इवोल्यूशन तो, पर मैक्रो इवोल्यूशन का क्या सबूत है? मैं कैसे हो, क्योंकि भाई मच्छर को तो मैंने डीडीटी रेजिस्टेंस होते हुए देखा, कोरोना वायरस को आपने और हमने दोनों ने वेरिएंट होते हुए देखा है, पर कैसे माने कि बड़े बड़े बदलाव हुए? हाँ सर, कोई तो एविडेंस होना चाहिए सीधे। हम कैसे पता करें कि चिंपैंजी और मैं दोनों के, मेरे भी और आपके भी एंसेस्टर कॉमन थे चिंपैंजी के और मेरे? हाँ सर। कैसे मान लूं? मैं कैसे मान लूं कि ये जो आज चिड़िया आकाश में उड़ रही है ये उड़ने वाला डायनासोर है? हाँ सर। द बर्ड्स आर ग्लोरिफाइड रेप्टाइल्स। ग्लोरिफाइड रेप्टाइल्स। मैं कैसे मान लूं? कोई तो प्रूफ होना चाहिए ना सर इसका। तो कहां ढूंढे सर प्रूफ?
द प्रूफ टाइम पे पीछे जाके थोड़ा काश उस समय भी कोई वीडियो रिकॉर्डिंग और यूट्यूब होती तो मैं जाकर देख लेता कि उस समय क्या होता था, पर ऐसा कुछ होता ही नहीं था। क्या सबूत है, इसके बारे में भी हम बहुत विस्तृत चर्चा करेंगे। तो कहां जा रहे हैं सर देखने के लिए? फॉसिल्स सर, फॉसिल्स के अंदर ये देखो आर्कियोपेट्रिक्स, ये देखो डायनासोर का बेटा, ये देखो बर्ड्स का पापा। हाँ सर, ये है चिड़िया का पापा और डायनासोर का बेटा आर्कियोपेट्रिक्स, अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। वेरी गुड, जिसके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे जियोलॉजिकल एविडेंसेस टू इवोल्यूशन, जब हम फॉसिल एविडेंसेस के बारे में बात करेंगे, पैलेंटोलॉजी की तरफ जाएंगे। यानी हम यहां से ये तो कंफर्म कह सकते हैं कि भाई फॉसिल देखकर कि मैक्रो इवोल्यूशन भी हुआ है। बिल्कुल सर, बड़ी बड़ी छलांगे भी हाँ सर, लगी है अर्थ की हिस्ट्री के दौरान। बिल्कुल सर, हुआ है सर यहां तक तो बात? हाँ सर, बिल्कुल, ये तो देखने को मिला है। हमें समझ में आ गया इवोल्यूशन होता क्या है, Yes. हमें समझ में आ गया कि ऑर्गेनिक इवोल्यूशन क्या होता है, हमें यह भी समझ में आ गया कि बेसिक यूनिट ऑफ इवोल्यूशन क्या होती है, यस सर, हमें यह भी समझ में आ गया कब उसे माइक्रो इवोल्यूशन कहा जाएगा और कब उसे मैक्रो इवोल्यूशन कहा जाएगा। बिल्कुल सर, माइक्रो इवोल्यूशन के सबूत सर आपके पास खूब सारे हैं, और मैक्रो इवोल्यूशन के सबूत मैं बता ही रहा हूं, हम कहां से देख सकते हैं? फॉसिल से देख सकते हैं। दोस्तों अब इवोल्यूशन हुआ है, लेकिन कैसे इवोल्यूशन कैसे हुआ है? बिल्कुल कोई तो तरीका यारों होता होगा इवोल्यूशन होने का। बिल्कुल सर, तो चलते हैं ग्रीक टाइम के अंदर, पुराने जमाने में, बिफोर क्राइस्ट चलते हैं और देखते हैं कि उस समय लोग जो फिलोसोफर थे, दार्शनिक थे, उनकी क्या विचारधारा थी। जी सर, तो चलो रिमोट कंट्रोल, चलो हमें उड़न खटोले में ले चलो आज से कई साल पहले, और देखते हैं कि प्लेटो जो एक ग्रीक फिलोसोफर था, वह इवोल्यूशन के बारे में क्या सोचता था। अभी तक सोच रहे हैं। ये 427 से 347 बिफोर क्राइस्ट पहुंच गए हैं हम उस जमाने में, और जानने की कोशिश करते हैं प्लेटो की कि उसका इवोल्यूशन के बारे में क्या विचार था। तो जी प्लेटो जी, आप क्या कहना चाहते हैं इवोल्यूशन के बारे में? प्लेटो जी खतरनाक बात कह रहे हैं, उन्होंने दी अपनी एक थ्योरी ऑफ फॉर्म्स एंड एसेंशियलिज्म। ओके सर, खतरनाक बात कह दी उन्होंने कहा कि संसार में जो तुम सब देख रहे हो वो सब परछाइयां हैं, सब परछाई है। जो वास्तविक स्वरूप है वह इस भौतिक दुनिया से कहीं बहुत दूर है, वो बहुत परफेक्ट है। तुम सब इम्परफेक्ट लोग हो, यू ऑल आर इम्परफेक्शंस। ओके, जो कुछ भी पौधा, जानवर, चिड़िया, बकरी, गाय, इंसान, आप, मैं, तुम सब इम्परफेक्ट लोग हैं। कोई इवोल्यूशन नहीं होता, सबका एक परफेक्ट रूप बिल्कुल कहीं मौजूद है, ट्रू वर्ल्ड में मौजूद है। जी सर, इसको और मैं एक उदाहरण से समझा सकता हूं कि आज हम सचिन को गॉड मान रहे हैं, अच्छे से अच्छा शॉट मारने की अलग अलग प्लेयर, विराट कोहली कोशिश कर रहा है, अलग अलग प्लेयर अलग अलग तरह शॉट मारे गए, और ये तो गॉड है, इस जैसा कोई शॉट मार ही नहीं सकता। और सब लगे हुए हैं अपने क्रिकेट की दुनिया के अंदर एक बहुत भगवान का दर्जा पाने के लिए, इस पर सब बहुत छोटे हैं प्लेटो की नजर में। अरे पहले से ही क्रिकेट का जो सबसे बेस्ट शॉट है वह तो इजाद हो रखा है, और एक दूर दुनिया है, वहां पर है क्रिकेटर जिसके जैसे शॉट कोई सपने में भी कल्पना नहीं कर सकता। परफेक्ट क्या चीज होती है बच्चों, तुम्हें पता ही नहीं। और ये देखो बॉलीवुड की माधुरी दीक्षित और ऐश्वर्या राय ये सोच रही है कि हमसे बढ़िया नृत्य कोई कर ही नहीं सकता बॉलीवुड इंडस्ट्री में। अरे बेवकूफ लोगों, तुम्हें पता ही नहीं, एक दूर दुनिया और है जहां तुमसे भी अच्छी नृत्यगना है, तुम तो उसके एक सूक्ष्म रूम तक भी नहीं पहुंच पाए, तुम तो उसको सिर्फ उसकी तरफ पहुंचने की कोशिश कर रहे हो, तुम सिर्फ इम्परफेक्शन हो, तुम सिर्फ एक परछाई मात्र हो। वास्तव में जो असली रूप है, जो कहीं और है, वो आपसे कई गुना दूर है, आप उस तक पहुंचने के बारे में सोच ही नहीं सकते। असली डांस क्या होता है उसके बारे में तुम्हें क्या पता।
यू आर ओनली इम्परफेक्शन जो इस संसार के अंदर, मायावी संसार के अंदर जी रहे हो। दोस्तों, ये अलग अलग लोग अलग अलग समोसा बना रहे हैं। मेरी मम्मी बना रही है, वाइफ बना रही है, ये योगेश सर का समोसा है और ये प्रांशु सर के घर का समोसा है, और सब कह रहे हैं हमने बढ़िया बढ़िया दिया समोसा, सबसे बेहतर समोसा हमारा, इससे बढ़िया समोसा कोई हो नहीं सकता। अरे बेवकूफ लोगों, सबसे बेहतरीन समोसा क्या होता है वो उस दुनिया में है, उस जैसा समोसा कोई बना ही नहीं सकता। ये तो बस नकल की कोशिश है। नकल की सिर्फ कोशिश भर है, आप पहुंच ही नहीं सकते उस समोसे, उस कुरकुरे समोसे की तरफ, उस लाजवाब समोसे की तरफ। सिर्फ आप उसकी तरफ जाने की कोशिश कर रहे हो। कैलाश सर, आप एक अच्छा टीचर बनने की कोशिश कर रहे हैं, आप भी टीचर बनने की कोशिश कर रहे हैं, आप भी टीचर बनने की कोशिश कर रहे हैं प्रांशु सर, और आपको लग रहा है कि मैं एक महान टीचर हूं। तुम सिर्फ एक परछाई मात्र हो, मैं एक सिर्फ परछाई मात्र हूं। वास्तविक टीचर क्या होता है वो उस दुनिया के अंदर रखा हुआ है, हम तो उसकी एक परछाई मात्र है, हम तो उसके एक क्या छोटी सी बिंदु भर कोशिश उसकी क्या कॉपी नहीं कर सकते। वास्तविक टीचर क्या होता है वो उस दुनिया में। प्रीति कह रही है वर्ल्ड का बेस्ट समोसा। अरे प्रीति, यही तो वो कह रहे थे कि यहाँ पे जो समोसा बनेगा उस दुनिया की सिर्फ एक नकल है। नकल की कोशिश है, नकल भी नहीं है, नकल की कोशिश है। उनकी फिलॉसफी को यूटोपियन फिलॉसफी कहते थे, परफेक्शन। यस सर। तो हम क्या है, और उनकी क्या सर, एक नकल है, और नकल भी ऐसी कि फोटोकॉपी भी पूरी ढंग से नहीं कर पाए, उसमें भी इम्परफेक्शन है। हाँ, बस उसका एक अंदाजा है कि ऐसा नहीं, हमें उधर जाना है, उधर जाना है, जिंदगी भर कोशिश करते रहेंगे, उधर जाना है। हाँ, परफेक्ट बनने की कोशिश। तो ये बात थी प्लेटो की। आते हैं प्लेटो के शिष्य अरिस्टोटल के बारे में, अरस्तु के बारे में। ये वही अरस्तु है जिसके बारे में कल भी हमने थोड़ी सी चर्चा की थी, और अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखा तो कल का वीडियो जरूर देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है कल की वीडियो के अंदर, आज से भी धमाकेदार। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि इस वीडियो को छोड़कर चले जाएं, क्योंकि आज का वीडियो उससे भी लाजवाब और धमाकेदार है। आते हैं अरिस्टोटल के दर्शन पर। जी सर। अब अरिस्टोटल से पूछते हैं, भैया तुम्हें क्या लगता है कि ये बायोलॉजिकल इवोल्यूशन क्या है? आते हैं अरस्तु की तरफ। ये भी बिफोर क्राइस्ट है, 384 से लेकर 322 बिफोर क्राइस्ट की बात है। और अरस्तु से हमने पूछा कि भाई इवोल्यूशन क्या होता है? क्या केसी सर क्या पूछ रहे हो, इवोल्यूशन कुछ होता ही नहीं है। देयर इज नो इवोल्यूशन, स्पीसीज रिमेन फिक्स्ड, अनचेंज्ड। जी सर, जितनी थी उतनी ही है। ना उसमें एक बढ़ाव होता है ना एक घटाव होता है, जितना है सो है सो है पहले से ही। और उन्होंने अपना एक स्केला नेचुरल बना दी, सबकी एक पोजीशन बना दी सर, एक पूरी सीढ़ी बना दी। जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको क्लासिफाई करने के लिए ऑन बेसिस ऑफ देयर कॉम्प्लेक्सिटी एंड परफेक्शन, क्योंकि 100% परफेक्ट तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि उनकी गुरु की बात को कोई टाल नहीं सकता। कुछ थोड़े बढ़िया टीचर हैं, कुछ और बेहतर टीचर है, कुछ और बेहतर टीचर है, लेकिन उस परफेक्शन तक तो कोई पहुंच नहीं सकता। पर परफेक्शन की तरफ जाने की कगार में जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं उनको सीढ़ी दर सीढ़ी बिठा दिया। उन्होंने कहा कि इस पायदान जो ग्रेट चेन ऑफ बीइंग है, जो एक सीढ़ी है, ये ग्रेट चेन ऑफ बीइंग जो सीढ़ी है, ये सीढ़ी आपको दिख रही है, ग्रेट चेन ऑफ बीइंग, इनमें ऑर्गेनिज्म को कॉम्प्लेक्सिटी के आधार पर बनाया। कहा कि सबसे नीचे पायदान पर है पत्थर, वो पत्थर सबसे नीचे बैठकर सोच रहा है कि मैं पेड़ क्यों नहीं हूं, मैं पेड़ पत्थर क्यों हूं, क्योंकि वो सबसे इम्परफेक्ट तरीका है, वो सबसे इम्परफेक्ट है, वो नकल की सबसे बेहूदी कॉपी है। उस सीढ़ी से थोड़ी ऊपर की पायदान पर रखाए गए पौधे ऊपर बकरी, और उनको देख रहे, अरे यार ये हमसे महान क्यों है, पर नीचे की तरफ पत्थरों को देख रहे, तुमसे तो बढ़िया ही है, तुमसे तो बढ़िया ही, तुमसे तो हम बेहतर हैं। और जो गाय बकरी भैंस है वो शेर को चीते को देखकर कह रहे हैं, अरे यार तुम इतने महान कैसे हो, और नीचे बकरी को देखकर तुमसे तो बढ़िया है। अपने आप में घमंड है सर। कुछ लोगों ने एक पायदान और ऊपर की तरफ बढ़ गई है,
यानी कुल मिलाकर सर ऐसा नहीं लग रहा कि इन्होंने कम से कम फूड चेन तो दे ही दी, इकोलॉजी में कह देना चाहिए था पर बताया नहीं किसी ने इसके। मतलब ये सिमेट्री देख रहे थे, जितनी ज्यादा सिमेट्री कहीं दिखाई देती थी उसको ये मानते थे कि ये ज्यादा परफेक्ट है। परफेक्ट। हाँ, जानवरों से ऊपर रखा इंसान को, जो क्यों कह रहे हैं हम जानवरों से बढ़िया है, हम पेड़ पौधों से बढ़िया है, हम इन पत्थरों से पेबल से सबसे बढ़िया है, लेकिन ऊपर देखो ईश्वर है, ईश्वर से आप अभी भी नीचे हो। सबसे ऊंची पायदान पर उन्होंने लिखा उस दूर दुनिया के नायक को, एक ईश्वर को, कि वो परफेक्ट है और उसके आगे सब इम्परफेक्ट है। यानी उन्होंने क्या बना दिया, इसको क्या नाम दिया उन्होंने, स्केला नेचुरी, दैट इज ग्रेट चेन ऑफ बीइंग। अपने होने अस्तित्व की आप किस पायदान पर हो, आप पोजीशन बताओ। अपने वजूद का चेन, अपने अस्तित्व का चेन है, देख लो कहां पर हो, सबसे टॉप पे हो, हाल तुम परेशान हो रहे हो, आपसे सबसे नीचे ही है सब। बस अगर उनकी बात माने तो सिर्फ ईश्वर ऊपर है, बाकी सारे हमसे नीचे पायदान पर है। चलें आगे। और नेचर बॉय कह रहे हैं कि काश मैं आईपीएस में टीचर होता। ये भी इम्परफेक्ट तरीके से सोच रहे हैं, अभी दुनिया बहुत आगे है। हाँ, हमें वो वाली एक दुनिया है, वहां के आईपीएस के टीचरों की हम बस नकल मात्र हैं। हाँ, एक और दुनिया है जहां एक आईपीएस है और वो इतना परफेक्ट है कि उसके बारे में तो हम सोच भी नहीं सकते कि वो कितना परफेक्ट है, और वो है ऑनलाइन वाला आईपीएस, ये यूट्यूब वाला है। सॉरी, हाँ ऐसा कोई बात नहीं है, यूट्यूब पर भी हम बढ़िया ही पढ़ाते हैं, ऐसे बेकार नहीं पढ़ाते हैं, बढ़िया मतलब ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन पर एक एनालॉजी के तौर पर बताया गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं एक कथन के साथ कि द प्रेजेंट इज की टू पास्ट। जो चीजें आज आप देख रहे हैं, ऐसी घटनाएं पहले भी घटित हो चुकी है, चौंकिए मत। आपके जीवन काल में कहीं पर सुनामी आ गई है तो कोई बड़ी घटना नहीं है, पहले भी कभी सुनामी आई थी और ऐसी ही आई होगी। आज अगर कहीं पर अर्थक्वेक आया है तो आपके लिए नया हो सकता है, क्योंकि अभी आपकी उम्र 8, 9 साल, 10 साल, आपके जीवन काल में पहली बार आपने अर्थक्वेक देखा है, पर इससे पहले भी अर्थक्वेक कई बार आया होगा। आज आप अर्थक्वेक को देख रहे हैं, डरे नहीं, ऐसे अर्थक्वेक आते गए हैं, अर्थ की स्ट्रिप पर कई बार आए हैं। जो चीजें अर्थ पर आज आप देख रहे हैं, नदियां बहती हुई देख रहे हैं, पत्थर कटते हुए देख रहे हैं, हवा पत्थरों से टकराते हुए देख रहे हैं, रेत बनते हुए देख रहे हैं, सब चीजें देख रहे हैं, पौधों को उगता हुआ देख रहे हैं, ये आपके जीवन काल में पहली बार नहीं हो रहा है। द पास्ट, द प्रेजेंट इज की टू द पास्ट। यानी आज आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, थोड़े थोड़े इधर कमेंट्स मार रहे हो, तो कभी मैं भी ऐसा था, क्योंकि आप प्रेजेंट हो और मैं पास्ट हूं। आज आप बदमाशी कर रहे हो तो कभी आपने भी करी, मैंने भी की होगी, पर जेआरएफ निकाल दिया था पहले अटेम्प्ट में। बदमाशी कितनी करो चलेगा, पर जेआरएफ पहले अटेम्प्ट में होना चाहिए। और अब तो मैं भी, सर भी, प्रांशु सर भी, विशाल सर भी, सभी आपके साथ में, कैसे नहीं होगा? बिल्कुल होगा। देन फ्रेंड्स, ये कथन मैंने इसलिए कहा क्योंकि अब हमारी बारी आ रही है एक महान दार्शनिक की, जियोलॉजिस्ट की, ज्योग्राफी से, बायोलॉजी से, पता नहीं कहां कहां से उनका नाता ना जुड़े, जेम्स हटन की। जी सर, और मैं ये कह देना चाहता हूं, भूगोल वाले सर, जहां कहीं भी आप हो चले आइएगा। जेम्स हटन ने लगभग आप ये मान लें कि 1750 के आसपास काम करना शुरू किया। 50-60 के आसपास उनको सहयोग मिल गया लायल का भी, तो लायल के साथ मिलकर उन्होंने गजब का काम किया। इन्होंने अपनी खुद की एक थ्योरी दी, दैट इज यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म। इस थ्योरी के महत्वपूर्ण बातें क्या थी, ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने उस समय तक बाइबल में लिखा हुआ था और बाकी सब जगह में लिखा था कि पृथ्वी 6000 साल पुरानी है। इन्होंने पहली बार चैलेंज किया कि नहीं नहीं भैया, यस सर, पृथ्वी 6000 साल पुरानी नहीं है। इससे पहले बाइबल और बाकी जगहों पर लिखा था कि पृथ्वी का जो आज स्वरूप है हमेशा वैसा ही रहा था। इन्होंने कहा नहीं नहीं भैया, गलत बात है, हमें ऐसा नहीं लगता है।
उनका मानना था कि पृथ्वी बहुत पुरानी है। ये देखो चेहरे पर थोड़ी झुर्रियां पड़ गई हमारी पृथ्वी मां के ऊपर बहुत पुरानी पृथ्वी है, तो पृथ्वी इतनी नई नहीं है। इन्होंने बड़ी खोज की, काम की खोज करके पता लगाया कि नहीं पृथ्वी पर कितनी सारी झुर्रियां हैं, मतलब पत्थर बूढ़ी हो चुकी है, बूढ़ी हो चुकी है। उस पर कई जगहों पर वो क्या कहते हैं सर, अपने रिंकल्स आ जाते हैं, रिंकल्स आ जाते हैं। ऐसे पृथ्वी की जो रिंकल्स देखकर ऐसा लगता तो नहीं है कि इतनी जवान है, 8000 साल पुरानी। ये सदियों पुरानी बात है, पृथ्वी का उद्भव अभी नहीं हुआ। और मैं बता चुका हूं, कल ही हम बात कर चुके हैं कि उसकी उत्पत्ति 4.5 बिलियन ईयर अगो। यस, ये पहली बात बताई। और दोस्तों अभी तक अगर आपने मेरे कहने के बावजूद भी फ्रेंड्स को नहीं बुलाया तो बहुत बहुत बुरा होगा। ध्यान रखना, आगे अगली थ्योरी आपको समझ में नहीं आएगी, इसलिए जल्दी से आप अपने दोस्तों को बुला दो अगर थ्योरी को ढंग से समझना चाहते हो तो। कहीं कृपा रुकनी नहीं चाहिए, इसलिए चले आओ। और वाकई सर पढ़ने में तो सही में बहुत मजा आता है, और दोस्त हो तो और भी मजा आता है। पीपीटी लेके आया, मैं तो देख रहा था क्या क्या लेकर आ गए, क्या क्या बना के आ गए। और प्रीति देखो ना, कह रही है कि पृथ्वी के रिंकल्स पर क्रीम लगा दे तो जवान हो जाती है। बोटॉक्स लेना पड़ेगा। चलो दोस्तों, उन्होंने कहा कि पृथ्वी पर लगातार बदलाव होते गए हैं, चेंज होते गए हैं, ग्रेजुअल चेंजेस हमेशा से होते रहे। इसी प्रिंसिपल को कहा जाता है यूनिफॉर्मिटिज्म, जिसमें पहली बात क्या है, बदलाव धीरे धीरे होते हैं, अचानक बदलाव नहीं हो जाते। एक लेयर सेडिमेंट्री रॉक की बिस्ती है, फिर एक दूसरी लेयर सेडिमेंट्री रॉक की बिस्ती है, फिर एक तीसरी लेयर, और सदियां लग जाती है इन घटनाओं को घटने से। तो ये चित्र सेडिमेंट्री रॉक्स के हैं, देख लो यहाँ लाइन लाइन जो बना हुआ है, ये बता रहे हैं कि देखो कितनी परत यहाँ पर होगी, है ना। पानी कहीं से बीच में से बहा होगा तो हो सकता है बीच में आपको एक कटाव दिख रहा हो। और ये प्रोसेस ऐसा नहीं कि रुक गया है, ये प्रोसेस कंटिन्यूअस है। और जो प्राकृतिक नियम आज से कई सदियों पहले या आज लग रहे हैं, वही नियम कई सदियों पहले लग रहे थे। ऐसा नहीं है कि अभी जो कुछ आप देख रहे हो प्रेजेंट में, दैट इज समथिंग न्यू फॉर यू। द प्रेजेंट इज की टू द पास्ट। जो चीजें आज आप देख रहे हो वह चीजें पहले भी हो चुकी है। उन्होंने एक पूरी रॉक साइकिल की कल्पना भी की। जैसे हम पैदा होते हैं, जवान होते हैं, बूढ़े होते हैं, मरते हैं, खाक में बिखर जाते हैं, बिल्कुल ऐसी ही घटनाएं रॉक के साथ होती है। दोस्तों, एक मोल्टन मैग्मा पिघला हुआ लावा वॉल्केनिक इरप्शन होता है और लावा बहकर इन ढलान पे ऊपर इकट्ठा होता है और उससे बनती है इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक हवा के थपेड़े लगते हैं, पानी की बारिश होती है और उससे रॉक धीरे धीरे सेडिमेंट सॉइल्स बनते हैं और हवा के साथ सेडिमेंट आगे बिखरते जाते हैं, बिखरते जाते हैं, बिखरते जाते हैं और धीरे धीरे सॉइल्स की लेयर जमती जाती है। सर इन्हीं कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। अब ये जो कुछ इग्नियस रॉक जो हो सकता है जिनको हवा के थपेड़े नहीं पड़े, पीछे बच गए, या जो हम कह सकते हैं पानी के थपेड़े नहीं पड़े पर उनके ऊपर सीधी सेडिमेंट्री रॉक्स आ गई, धीरे धीरे ये इग्नियस रॉक और कुछ सेडिमेंट्री रॉक सारी की सारी नीचे जाती रहती है और ऊपर नई रॉक, पुरानी रॉक नीचे, नई रॉक ऊपर, पुरानी रॉक नीचे, नई रॉक ऊपर, पुरानी रॉक नीचे। इस तरह धीरे 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 रॉक नई रॉक पैदा होती जा रही है, ऊपर वाली रॉक नीचे नीचे जाती रही और फाइनली वो किसके कांटेक्ट में आ जाएगी, मैग्मा के कांटेक्ट में आ जाएगी और वापस घुल जाएगी और फिर से वोल्केनिक इरप्शन। पूरी एक रॉक साइकिल है। वॉल्केनिक इरप्शन, इग्नियस रॉक से सेडिमेंट्री रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और इग्नियस रॉक अंडर हाई प्रेशर दे गेट मेटामॉर्फाइज एंड कन्वर्ट टू मेटामॉर्फिक रॉक। और यही मेटामॉर्फिक रॉक धीरे 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 अगर वापस नीचे मैग्मा या कांटेक्ट में, मोल्टन मैग्मा के कांटेक्ट में आते हैं, वापस घुल जाती है और वापस इरप्ट हो जाती है। और उन्होंने यह भी कहा कि पूरी रॉक साइकिल लगभग 4.5 बिलियन साल की है, जितनी की पृथ्वी की अर्थ की आयु है। इसका मतलब हम 4.5 बिलियन साल से पुरानी किसी चट्टान को ढूंढ ही नहीं पाएंगे। तो हम कैसे साबित करेंगे कि पृथ्वी 4.5 बिलियन साल से पुरानी है? कोई रॉक ही नहीं है। वो तो रिसाइकिल, वो तो भूल गई, बार बार नई बन जा रही है। ओहो, एक नया रिसर्च का विषय आ गया ये तो, कि वास्तव में क्या पृथ्वी 4.5 बिलियन साल पुरानी है, हमरा उसको ट्रेस ही नहीं है। खैर, हम इस मुद्दे से आगे बढ़ते हैं।
तो ये साइकिल की तरह चलता रहेगा। इसे कहा जाता है रॉक साइकिल। और ये भी हमारे बाबा हटन ने ही कहा था। महंत हटन कहां के थे? ब्रिटेन के। तो बाबा हटन ने यह बात कही, रॉक साइकिल के बारे में बात कही। उन्होंने कई सारे नई आइडियाज कही। उन्होंने कहा कि आज ये देखो, महाबलेश्वर आप घूम रहे हो, माउंट आबू में आप घूम रहे हो, आप देखो शिमला चंबा में घूम रहे हो, और कुछ जगहों पर आपको शंख दिखाई दे रहा है, शंख सीपी दिखाई दे रही है। ये कभी जमीन के नीचे, पानी के नीचे रहा करती थी, आज देखो कहां पर है। इसका मतलब कभी समुद्र यहां तक रहा करता था। कभी ना कभी तो आप किसी न किसी पहाड़ी पर गए जरूर होंगे जहां पर आपकी इस तरह से लेयर्स होती है, सेडिमेंट्री रॉक, और वहां पर कहीं पर सिप्पी चिपकी हुई दिखी होगी, शंख चिपका। देखा सर आपने कभी? प्रांशु सर आपने देखा है? आपने? बिल्कुल। मैंने तो महाबलेश्वर में देखा है, मैंने कई जगहों पर देखा है, इवन हिमालय रेंजेस में, जहां पर इस तरीके की जैसे रोड की कटाई भी होती है, तब भी उसमें मिट्टियों में ऐसे शंख दब जाते हैं। कहां से आ गया? कभी वो जल के नीचे रहा होगा, वो आज वो उठकर ऊपर आ गया है। देख रहे हो? मतलब क्या बात सर, ऐसे कॉन्सेप्ट कहां पढ़े हो? दूसरी उन्होंने बात कही कि पृथ्वी जो आप देख रहे हो ये हमेशा ऐसी नहीं है, एक रॉक साइकिल होती है। जैसे हम पैदा होते हैं, जवान होते हैं और फिर खत्म हो जाते हैं बूढ़े होकर, ऐसे ही इस रॉक के साथ जिस चट्टान को आप मजबूत मान रहे हो उसकी भी एक साइकिल है। तो अगर कोई कहना चट्टान की तरह तुम मजबूत हो जाओ, तो अगली बार कहना तुमने हटन अंकल को नहीं पढ़ा। हटन अंकल जी ने क्या कहा कि इवन रॉक की भी एक साइकिल होती है, उसको भी धीरे धीरे हवा के, पानी के थपेड़े पड़ते हैं और वह सेडिमेंट्री रॉक में कन्वर्ट हो जाता है, और हाई प्रेशर आने पर वो मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हो जाता है, और फाइनली नीचे मोल्टन मैग्मा के संपर्क में आने पर घुल जाता है। ये भी उन्होंने एक इंपॉर्टेंट बात बता दी। तो चट्टान जिसे आप मानते हो बहुत मजबूत, उसकी भी एक कोई जीवन काल होता है, रॉक साइकिल होती है। और बेटा इंडिया का उस समय ये सब क्यों नहीं बता रहा था कोई? क्योंकि इंडिया में उस समय अंग्रेज आ चुके थे। जब आपको खाने के लाले पड़े हो तो आप दर्शन के बारे में नहीं सोचते। फिलॉसफी या ज्ञान तब होता है जब आपका पेट भरा हो। ये दिक्कत थी। और इंडिया के बारे में हम कोई ज्यादा यहां नहीं कहेंगे क्योंकि हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। बाकी इससे बहुत ज्यादा ज्ञान था, पर उसको संग्रह सही ढंग से नहीं किया गया, या किसी वजह से वह भी इन सेडिमेंट्री रॉक के नीचे चला गया और आप उस कम्युनिकेट नहीं हो पाया। काश वो मिलता तो शायद हमारा इसमें हम महंत कोई दूसरा नाम भी होते, हेमंत दास भी होता, या कोई और नाम भी होता जो अपने बारे में कुछ थ्योरी बताता। सर वो एक कम्युनिकेशन गैप में बताता हूं बच्चों, वो इस तरह से होता है कि आप ये सोचते हो कि मैं अपने दोस्तों को क्यों बताऊं, मैं पढ़ लेता हूं। यही वो लोग भी कर रहे थे। उन्होंने बताया नहीं, नेक्स्ट जनरेशन को इंफॉर्मेशन पास नहीं हुई, और नेक्स्ट जनरेशन के बाद नेक्स्ट जनरेशन सब भूल गए कि हमारे जो पूर्वज थे वो बहुत ज्यादा जानकार थे। उसके वजह से इंटरप्शन आया, और फिर आप बाद में उन्हीं खोजी गई चीजों को ही सुन करके चौंक रहे हो कि हैं अच्छा ऐसे था, ओ माय गॉड, अरे पहले ही सब हो चुका है आपके यहां पे। तो इसलिए आप कंटिन्यूटी मेंटेन रखो, सबको बुला लो, ठीक है? इंटरप्शन नहीं होना चाहिए। दोस्तों उन्होंने ये कहा कि एक सॉफ्ट पत्थर प्रांशु सर के हृदय जैसा, उसको भी अगर कठोर ताप में रखा जाए, फर्नेस में रखा जाए, ओवन में रखा जाए, तो वो भी एक ग्रेनाइट में कन्वर्ट हो जाएगा, हीरे में कन्वर्ट हो जाएगा, मेटामॉर्फिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब खूब सारी विपदाएं आती है, मुसीबत आती है और ताप लगता है चारों तरफ, तब आप निखर कर हीरा बन जाते हैं। ऐसा हमने पढ़ा है। पर ये हटन साहब ने भी ये बात कही। देखो ये हम तो कितनी बार पढ़ चुके हैं सर, ये तप कर ही तो हीरा बनता है। तो ये तप कर हीरा करने की बात ये हटन अंकल कैसे श्रेय लेके जा रहे मुझे नहीं पता, पर किताबों में यही लिखा है। और उन्होंने कहा कि आज जो कुछ भी चीजें आप पृथ्वी पर होते हुए दिख रहे हो, क्या अरे अरे ग्लोबल वार्मिंग हो गई, ग्लेशिएशन आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ गया, अरे वाटर का लेवल बढ़ता जा रहा है, ऐसा कई बार हो चुका है। तुम्हारी जिंदगी तुच्छ है पृथ्वी के जीवन के सामने, ऐसा कई बार हो चुका है दोस्तों। ये कोई नई बात नहीं है। प्रेजेंट इज पास्ट की टू द पास्ट। जो आज हो रही है पहले भी ये सारी चीजें हो रखी है। मस्त चिल रहो, पढ़ाई करो, जेआरएफ को निकालो और रिसर्च करो कि पास्ट में क्या हुआ है और फ्यूचर में क्या होगा। दोनों ही चीजें हमें साथ में लेकर चलनी है, क्योंकि प्रेजेंट इज
की टू पास्ट वेयर वी कैन अंडरस्टैंड द पास्ट एंड अप्लाइंग दैट नॉलेज कि आगे फ्यूचर में वो ना हो, इसलिए फ्यूचर को हम सुधार सकते हैं। तो जो भी चीजें आपके आसपास होती हो, गौर से देखिए, उसी में सब चीजें छुपी हुई है पास्ट के बारे में, और उससे आप सीख लेते हैं फ्यूचर को बेहतर बनाने के लिए। चलो आगे बात करते हैं, दार्शनिक चीज से, दार्शनिकवाद से थोड़ा सा आगे चलते हैं। और दोस्तों हमारे पास एक वापस ब्रिटिश के ही आदमी आ गए, ऐसे जिन्होंने माल्थस, जिन्होंने लिखा है ऐसे ऑन द पॉपुलेशन या ऐसे ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉपुलेशन। 1798 के आसपास है, मतलब लोग 1800 की बस 2 साल के बाद तो 1800 आने वाला था, कितनी खुश हो रहे होंगे। 1798 में उन्होंने कहा, उन्होंने दोस्तों कहा कि इंसानों की पॉपुलेशन की फितरत होती है तेजी से बढ़ने की, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में बढ़ने की, 2 से 4, 4 से 8, 16 से 16, 32, 64, तेजी से ह्यूमन की पॉपुलेशन बढ़ती है किसी भी जगह पर। किस तरीके से? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, जैसे आज कुछ अफ्रीका के देशों में हो रहा होगा। लेकिन जो खान पान वस्तु हैं जिसकी वजह से हम जीवित रह पाते हैं, वह एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में बढ़ता है। ओहो, गणित भी डाल दी, ब्रिटिशर थे, गणितज्ञ थे। कुल मिलाकर यहां पर ये कहना चाहते हैं कि जिस अनुपात से ह्यूमन पॉपुलेशन की वृद्धि होती है, उस अनुपात से खान पान की वृद्धि नहीं हो पाती, पौधे उतनी तेजी से नहीं बढ़ते। नतीजा क्या होगा? गांव में 10,000 खाने वाले 3 खाना सामान 3,000 का ही, बाकी 7,000 का क्या होगा? अकाल। अकाल, लड़ाई झगड़े, अकाल। तो उन्होंने कहा हम बढ़ा तो देते हैं पर अकाल हमारे बस में नहीं, अकाल पड़ेगा ही पड़ेगा, काल पड़ेगा ही पड़ेगा। बंगाल फेमाइन जैसे पड़ा, ऐसे कई सारे काल पहले भी पड़ चुके हैं। और उस दौरान अचानक फूड सप्लाई 1 साल भी थोड़ी सी भी कटौती हुई और भूख मरी, और उसी से पॉपुलेशन क्रैश हो नीचे। कि बहुत उड़ रहे थे तुम, हाँ बहुत पॉपुलेशन बढ़ा रहे थे, अब बढ़ा के देखो। और यही ट्रेंड 1950 तक चल रहा था। ये तो भला हो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का कि और एग्रीकल्चर बूम का, ग्रीन रिवॉल्यूशन का, कि उसके बाद हमें ऐसा आज हो सकता है मजाक वाली बात लग रही हो माल्थस की बात आज हमें मजाक लग रही है। पर दोस्तों गूगल करके देखिएगा 1950 तक पृथ्वी पर ह्यूमन की पॉपुलेशन कैसी थी, तो ऐसे फ्लैट लाइन, ऐसे फ्लैट लाइन चल रही होगी। और उसके बाद देखो रॉकेट बन गया है। पहले जैसे रॉकेट बनता था ऊपर से एक डंडा पड़ता था, टंग वापस नीचे। और डंडा किसका था? फेमाइन का। अकाल पड़ते थे उनके हिसाब से। मैं ये नहीं कर रहा हूं ऐसे, ये सत्य, ये क्या कहा गया है मैं उसके बारे में बात कर रहा हूं कि फेमाइन्स हो गए, फ्लड्स हो गए, कई सारे इवेंट्स तो हो गए। वह क्या करते थे? पॉपुलेशन को कंट्रोल में करके रखते थे, वश में करके रखते थे। आजकल तो खाना नहीं मिले तो यहां तो पता नहीं क्या हंगर इंडेक्स बन गए ना, फलाना इंडेक्स बन गए। पूरे विश्व में पता है कि किस देश में कितनी लोग भूखे सोते हैं। अब सोते हैं नहीं सोते हैं वो एक अलग बात है, पर आपको पता है हंगर इंडेक्स भी है। और खूब सारी सुविधाएं, खान पान उन देशों तक भिजवाया जाता है जो हंगर इंडेक्स में काफी लोअर पोजीशंस पर है, ताकि कोई भूखा ना मरे। पर वापस कुछ देश अभी भी ऐसा है जहां तक हम भोजन को नहीं पहुंचा पाए। यहां से ज्ञान की बात है कि भोजन को व्यर्थ ना करें दोस्तों। भोजन जो आप प्लेट में लें, स्पेशली जब रेस्टोरेंट वगैरह में जाएं, तो कभी वेस्ट ना करें। उतना ही मंगाएं जितना आप खा सकते हैं। क्योंकि याद रखें आज भी स्थिति इतनी उन्नत नहीं हुई है कि पूरे विश्व में, पूरी विश्व संख्या में जितने इंसान हैं उन सबको पेट भर भोजन मिल रहा है। कई लोग आज भी भूखे सोते हैं। आज भी माल्थस की बात उन जगहों पर लागू हो रही है। तो हमें हमारा कर्तव्य बनता है कि फूड को वेस्ट ना करें। लेकिन वापस मैं दार्शनिक स्वभाव से आता हूं इवोल्यूशन पे। ये देखो उन्होंने लिखा है ये सारी बात, जिसको मैंने सिंप्लीफाई करके आपको क्या है कि द पावर ऑफ पॉपुलेशन इज इनडेफिनेटली ग्रेटर देन द पावर ऑफ अर्थ टू प्रोड्यूस सब्सटेंस फॉर मैन। इंसानों के लिए जो पृथ्वी उत्पन्न कर सकती है, उससे इंसानों के उत्पन्न करने की क्षमता ज्यादा है ही ना। ऑब्वियसली बाकी अब तो सारी चीजें अब आई ना, ज्ञान, उसमें काम क्या था? एंटरटेनमेंट ही था, बच्चे पैदा करो, ठीक है। और इसको अगर आपने अनचेक करके रखा तो पॉपुलेशन तेजी से बढ़ेगी, एक ज्योमेट्रिक प्रोपोर्शन बढ़ेगी, और खाना बढ़ेगा वह अर्थमेटिक रेशियो के अंदर बढ़ेगा। थोड़े टाइम के बाद ही अचानक कोई अकाल वगैरह पड़ेगा। यहां पर सारी बातें लिखी है। और फूड तो एक नेसेसिटी, उसके बिना जिया नहीं जा सकता। खाना कम
खाने वाले ज्यादा, और उस वजह से फेमाइन, भूखमरी और वापस पॉपुलेशन क्रैश। ये सारी बातें मैं नहीं कह रहा हूं दोस्तों, इसमें से मेरा एक भी शब्द नहीं है, ना ही मेरी विचारधारा है। ये थॉमस आर माल्थस जो एक महान थे, और इनकी विचारधारा से प्रभावित होकर आगे हम पढ़ेंगे हमारे चार्ल्स डार्विन अंकल ने यही सारी बातें, उन्होंने कहा कि अरे इंसानों पर क्या, ये तो देखो बत्तखों पर, मेंढकों के ऊपर, टॉर्टोइस के ऊपर, सभी जगहों पर अप्लाई होता है। सभी ऐसा ही कर रहे हैं, खाने का सामान कम और पैदा कर रहे हैं ज्यादा, और फिर भी पॉपुलेशन नहीं बढ़ रही है, क्योंकि लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस हो रहा है, फिर सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की बात आ रही है। तो ये माल्थस यही वो माल्थस है जिससे आगे ऑर्गेनिक इवोल्यूशन की थ्योरी, नेचुरल सिलेक्शन है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और ये सारी बातें आज हम इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हमें समझ में आ सके नेचुरल सिलेक्शन आया कहां से इतनी ज्ञान की उत्पत्ति हुई उनके दिमाग के अंदर। तो ये सब हम कह सकते हैं पहले सारी इंपॉर्टेंट बातें। दोस्तों उसके बाद थोड़ी सी चर्चा करते हैं प्रलय के बारे में। बहुत हो गया मजे वाली बातें, और ये क्या आप फ्लड की बातें करते हो, तो छोटी छोटी बातें हैं। अब थोड़ी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। पृथ्वी के ऊपर कई बार बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं हो चुकी है, कई धूमकेतु आकर टकराए हैं, कई बार ज्वालामुखी फूटी है, कई बार अर्थक्वेक इतने खतरनाक आए हैं कि जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ये जो इवेंट्स होते हैं जो तेजी से अर्थ को प्रभावित करते हैं, जिसकी वजह से जो मौजूद जनसंख्या है उसका काफी हिस्सा उड़ जाता है, गायब हो जाता है, नुकसान होता है, क्षति होती है, उससे हम इस ऐसे इवेंट्स को कैटास्ट्रोफिक इवेंट कहते हैं। दोस्तों प्रलय बाहर से आ सकती है, प्रलय पृथ्वी पर भी पैदा हो सकती है, सुनामी हो सकती है, अर्थक्वेक हो सकता है, वोल्केनिक इरप्शन हो सकता है, और पता नहीं क्या क्या हो सकता है। और ये कोई कल्पना नहीं है, प्रलय हुआ है। ये देखो 65 मिलियन साल पहले आज से एक कोई धूमकेतु उल्का पिंड आकर टकराया पृथ्वी के साथ, और उस दौरान जो अपने आप को बलशाली राजा समझा करते थे, डायनासोर चिंगाड़ के जिया करते थे, सब जमीन के अंदर दफन हो गए। कोई मेटीरोइड आकर टकराया, इतनी ज्यादा हॉट डस्ट गैसेस सब हवा में फैली, सूर्य की रोशनी कई साल तक नहीं पहुंच पाई पृथ्वी पर, और ये ठहरे साले रेप्टाइल। अरे साले नहीं कहूंगा, कल भी मेरी वाइफ नाराज हो गई थी कि मेरे भाई का नाम कैसे लिया। हाँ ठीक है, तो ये बेचारे रेप्टाइल नहीं कहीं डायनासोर मतलब साले, मतलब आप अपने मेरे भाई की बात कर रहे थे क्या? उन्होंने भी देखा था कल का। तो आज हम आज मैं साले शब्द इस्तेमाल नहीं करूं, मैं मेरे वर्ड्स वापस लेता हूं। सुन रहे हो ना आप, मैं आपके लिए कह रहा हूं, है ना, वो वीडियो देख रहे हो तो, है ना। तो ये बेचारे रेप्टाइल ये ठहरे एक्टोथर्म, अपने टेम्परेचर को मेंटेन नहीं रख पाते थे, और टेम्परेचर हुआ काफी कम, और बेचारे इतने बड़े बड़े कहां जाकर छुपे, मारे गए। और ये भी दोस्तों 65 जो मिलियन साल पुरानी घटना है, ये भी कोई काल्पनिक नहीं है। ये देखो हिमांशु सर का हाथ है यहां पर। हिमांशु सर ये क्या बता रहे हो आप? क्या बता रहे हो? ये आपका मैंने फोटो लिया, देखो ये है हिमांशु सर, ये इनका एक्चुअल फोटो। ये बता रहे हैं कि ये देखो एक यहां पर रेयर मेटल इरिडियम की लेयर है, और यहां पर डायनासोर के सारे के सारे डायनासोर के फॉसिल्स है, और इनके समाधि के ऊपर फूल रूपी सारी इरिडियम की लेयर है। और इस इरिडियम के लेयर के ऊपर जाओ स्ट्रेटा के अंदर तो डायनासोर है ही नहीं, फॉसिल ही नहीं है सर, फॉसिल ही नहीं है। ये क्या बात हुई? इसे ही कहते हैं KT बाउंड्री, क्रिटेशियस टर्शरी बाउंड्री। यहां पर मीसोजोइक ईरा खत्म और सीनोजोइक ईरा शुरू। सीनोजोइक के अंदर भी हम पढ़ेंगे क्या है ये क्रिटेशियस। CT बाउंड्री पर आपको मिलता है एक रेयर इरिडियम की लेयर। इससे क्या मैं साबित करना चाहता हूं? ये साबित करना चाहता हूं इरिडियम एक रेयर एलिमेंट है। क्यों सर? आप तो जियोलॉजी के, आपको अच्छी तरीके से पता है, इरिडियम तो देखने को मिलता नहीं है। इरिडियम यहां पर लेयर होने का मतलब, और वो भी इतनी मोटी लेयर होने का एक ही कारण हो सकता है कि कोई चीज आकर टकराई होगी। जी सर, जरूर रीबाउंस हुई, और फिर धीरे धीरे डस्ट जैसे सेटल होती गई वैसे से, और जब वो रीबाउंस हुई, कई दिन पृथ्वी ढकी रही धूलों से, गुब्बार से, तो नीचे डायनासोर का क्या होगा? सफोकेशन, मर गए, क्योंकि अपनी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं रख पाए। एक शीत युद्ध जैसा आ गया, और फूल की तरह बरसते रहे धीरे धीरे इरिडियम। उनको समाधि के ऊपर एक चद्दर बिछ गई, किसकी? इरिडियम की।
अगर इरिडियम की लेयर नीचे होती और ऊपर डायनासोर लेटे हुए होते तो हम कभी नहीं कहते कि इनका एस्टेरॉयड इंपैक्ट से मौत हुई है। तो क्या है जो आपका, क्या सर यही बता रहे हैं आप? एकदम सही है सर। तो इरिडियम एक रेयर एलिमेंट है जो कहां मिल रहा है आपको? केटी बाउंड्री पर, क्रिटेशियस। अब केटी बाउंड्री क्या, डरो मत, ये हम बताएंगे आपको, काफी डिटेल में बताएंगे जब हम जियोलॉजिकल टाइम स्केल के बारे में पढ़ेंगे। तो सर ये बहुत विचित्र फोटो आप लेकर आए, बहुत मस्त फोटो, मुझे मजा आ गया कि यहां पर आप कह रहे हो अरे यहां तो डायनासोर के फॉसिल है, फिर अचानक इरिडियम की लेयर आई और ऊपर डायनासोर लुप्त। वाह वाह वाह, इसका मतलब डेफिनेटली कोई एस्टेरॉयड आकर टकराया। अच्छा हुआ चले गए, नहीं तो मौका ही ना मिलता लेक्चर देखने का। कोमल जी कह रही है क्या सर कभी नहीं आएंगे डायनासोर? मैं देखो कभी नहीं आएंगे ऐसी चीज तो कुछ संभव ही नहीं है। आई नेवर बिलीव दैट एनीथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। डायनासोर आएंगे, डायनासोर के पापा भी आएंगे, मम्मी भी आएंगे। कब आएंगे ये मैं तय नहीं कर सकता, सब आएंगे, सब आएंगे, सब आएंगे, इंतजार करो, क्योंकि मौजूद है हमारे पास जेनेटिक इंफॉर्मेशन। और कुछ लोग तो सर इटरेटिव इवोल्यूशन में विश्वास करते हैं। इटरेटिव इवोल्यूशन का मतलब जो चीजें आज जिनको हम लुप्त मान रहे थे अचानक वो प्रकट हो जाती है। कई सालों तक वो गायब थी। एक ट्राइलोबाइट को लोगों ने कई सालों तक माना कि है ही नहीं, है ही नहीं, और अचानक पैदा हो गया। जैसे हम मान रहे हैं डायनासोर है ही नहीं, डायनासोर है ही नहीं। मेरी नजर में तो कौवा भी डायनासोर है, मेरे को तो वो भी डायनासोर का एक छोटा मोटा रूप ही लगता है। वो है ना सर, उड़ते हुए डायनासोर, सही बात है। कभी ना कभी पूर्वज तो, अरे चाचा का लड़का है सर कौवा तो डायनासोर का। हाँ, और गिद्ध वो तो और भी ताऊ का लड़का है। हाँ, और ये गिद्ध कौवा ये बहुत नजदीकी है, उनके भाई बहन ही, मतलब थोड़ा नजदीकी रिश्तेदार हैं डायनासोर के। तो कभी भी पैदा हो सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। इटरेटिव इवोल्यूशन नाम की एक चिड़िया है जिसकी थ्योरी अपन सब मिलकर देंगे जेआरएफ करने के बाद उसके ऊपर। रिश्तेदारी है, ऐसी बात नहीं है। और इवोल्यूशन खत्म थोड़ी हो जाएगा यहीं पर, इवोल्यूशन तो चलता रहेगा। तो कुल मिलाकर कैटास्ट्रॉफ हुए हैं, कैटास्ट्रॉफिज्म की हम बात कर रहे हैं। और यकीन नहीं हो तो ये तो अभी की बात है सर, 30 जून 1908 की बात है, शाम के 7 बजे। 30 जून 1908 साइबेरिया में एक बहुत बड़ा सा उल्का पिंड आकर टकराया जिसे कहा जाता है टुंगसुका इवेंट, साइबेरिया के अंदर। और ये इतना बड़ा इवेंट था कि लगभग 2000 स्क्वायर किलोमीटर में वहां पर जो भी पेड़ पौधे जानवर थे सब गायब हो गए, सब गायब हो गए। तो सर इसका इम्पैक्ट भारी भूकंप के रूप में आया होगा। 5 के आसपास रिक्टर स्केल पर भूकंप का झटका लगा। पर विचित्र बात यह कि यहां खड्डा नहीं बना सर, ये बड़ी आश्चर्य बात है कि जाके ज्यादा क्रेटर बन जाते हैं जहां पर ये जियोलॉजी वाले सर रिसर्च कर रहे हैं इस पर कि ऐसा खड्डा क्यों नहीं बना, ऐसा फ्लैट सरफेस क्यों बना। ये घटना तो 1902 की है जो रिकॉर्ड की है लोगों ने, 30 जून 1902 को। लगभग 2000 स्क्वायर किलोमीटर के पौधे, ये तो सेंट्रल एरिया, इसके आसपास वाले या तो वापस कुछ पौधे उगाए हैं, लेकिन सेंट्रल एरिया में तो आज तक नहीं उग पाए हैं। पर यहां पर कोई क्रेटर नहीं है सर। इसका मतलब कोई हीट इतनी हुई कि वो पूरा वास्प हो गया, वास्प फॉर्म में कन्वर्ट, बॉम्ब टाइप, बॉम्ब टाइप। और इतने मेगा टन का बॉम्ब है, मतलब माना जाता है कि जो हिरोशिमा नागासाकी पर बम फोड़ा था उससे कम से कम 500 गुना ज्यादा पावर का ये बम था। तो दोस्तों इसका मतलब कैटास्ट्रॉफिज्म तो होता है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम अब आमंत्रित करना चाहते हैं हमारे प्रिय जॉर्ज कुवियर भाई साहब को, जिन्होंने दी है थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रॉफिज्म थ्योरी, और इन्हें फादर ऑफ पैलियोंटोलॉजी भी कहा जाता है। ये जीवाश्म विज्ञान के पिताजी हैं। असली बेटे का तो नाम पता नहीं है, पर जीवाश्म विज्ञान पता है हमें। असली बेटा कौन रहा होगा हमें नहीं पता किसके पिताजी हैं, पर ये जीवाश्म विज्ञान के पिताजी जरूर है सर। और फादर ऑफ पेलियोबॉटनी यहां पर कौन है बताओ? पेलियोबॉटनी तो अलग विषय है, पेलियोंटोलॉजी थोड़ा सा अलग है, लेकिन यहां पर कौन है बताओ, कमेंट करके बताओ। तो दोस्तों फादर ऑफ पैलियोंटोलॉजी कुवियर साहब ने लगभग हम कह सकते हैं 1798 या 1800 बिगिनिंग के अंदर, एक्चुअल डेट कहीं मिली नहीं, पर ये मान लो कि 1802-4 के अंदर जब ये फ्रांस के अंदर कहीं पर प्रोफेसर लगे होंगे, उस दौरान अपनी इन्होंने एक अवधारणा दी। कुवियर साहब ने बहुत अच्छे जूलॉजिस्ट थे, एंटोमोलॉजिस्ट भी थे, और इनका फ्रांस के अंदर प्रोफेसर पद के ऊपर चयन भी हो गया था। उस दौरान इन्होंने इस धारणा को डेवलप किया, दैट इज कॉल्ड एज थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रॉफिज्म। उन्होंने कहा कि ये हटन का है, क्या बकवास बात कर रहा है, पगला गया है क्या?
ये ग्रेजुअल चेंजेस क्या होते हैं? पृथ्वी पर जो कुछ भी बदलाव होते हैं वह एकदम धमाके से होते हैं, कैटास्ट्रोफिक तरीके से होते हैं, कोई छोटे छोटे बदलाव नहीं है। अचानक नई चीजें पैदा होती है। मतलब उनका ये कहना था कि कोई रिश्तेदारी नहीं, सारे डायनासोर मर गए, अचानक नई प्रजातियां आ गई। ये सडन चेंजेस, एक तरफ तो हम सर बात करें सतत प्रक्रिया, धीरे धीरे बदलाव, आज जो चीजें हो रही हो पहले भी हो रखी होगी, ये सब बातें कर रहे हैं। और इधर की तरफ हम बात कर रहे हैं कि धमाके के साथ एक चीज खत्म, दूसरी चीज शुरू। तो ये सर जो अपना साइबेरिया में जो इम्पैक्ट था वो कैटास्ट्रोफिज्म में आ सकता कैटास्ट्रोफिज्म का एक उदाहरण हो, अचानक हुआ, हो गया। अचानक विनाश हो गई। वहां 2000 स्क्वायर किलोमीटर बहुत बड़ा एरिया होता है सर, बहुत बड़ा सर। अपना मेरा पूना है वही 40 स्क्वायर किलोमीटर है, जोधपुर तो 15 स्क्वायर किलोमीटर का ही है। 2000 स्क्वायर किलोमीटर, 2000 स्क्वायर किलोमीटर का मतलब सेंटर से मानो तो कितना कितना 405, मतलब पूरा राजस्थान ही हो गया एक तरीके से। ओ माय गॉड, साइबेरिया में गिरा, अच्छा हुआ यहां नहीं गिरा, नहीं तो मेरा क्या होता, मैं पढ़ाने में पैदा ही नहीं होता या कहीं और पैदा हुआ होता पता नहीं क्या हुआ होता। 1900 तो सर अभी मेरे परदादी जी तो रहे होंगे 1900 में। अच्छा हुआ यहाँ नहीं टकराया भाई, और अच्छा हुआ तुम्हारे वहां पर भी नहीं टकराया यार, नहीं तुम पढ़ते कैसे, बड़ा अच्छा हुआ ये तो कुवियर साहब ने दी थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म। तो कैटास्ट्रोफिज्म की थ्योरी कहती क्या है, उसका पहला बिंदु है, पहला पॉइंट है कि कैटास्ट्रोफिज्म जब कभी भी होता है तो पॉपुलेशन का बड़ा हिस्सा हट जाता है जहां कहीं प्रलय आती है। और ये कोई कोरी कल्पना नहीं है, ऐसी चीजें पृथ्वी पर हो चुकी है। कुवियर साहब ने ही पहली बार मास एक्सटिंक्शन का कंसेप्ट दिया और पृथ्वी पर 5 बार ऐसी बड़ी बड़ी घटनाएं हो चुकी। पहली पेलियोजोइक में ऑर्डोविशियन के अंदर, फिर आगे चलकर डेवोनियन के अंदर, फिर उसके बाद परमियन ट्राइजिक के आसपास, फिर उसके बाद ट्राइजिक के अंदर, फिर क्रिटेशियस के अंदर 500 बड़े मास एक्सटिंक्शन हो चुके हैं। छठा कब होगा? हमेशा यूट्यूब पर रील बनती रहती है बस 2020 में प्रलय होने वाली है। 2020 जाता नहीं है, कहते 2023 में नॉर्थ दमस कह रहा है कि प्रलय होने वाली है। मूवी बन चुकी है सर कितनी सारी, 2012 से चलता हुआ है। हाँ, तो छठी प्रलय अभी हुई नहीं है, ये तो हाइपोथेटिकल बात है, ये सिर्फ मूवियों में चित्रित किया गया है। 5 बड़ी बड़ी प्रलय हो चुकी है। आज से लास्ट बड़ी प्रलय हमारे जो डायनासोर अंकल है उनको विनाश सहना पड़ा था 66 मिलियन साल पहले। लगभग हर 100 मिलियन साल के आसपास एक मास एक्सटिंक्शन जरूर आता है, तो मान लेते हैं 40 मिलियन बाद आएगा भी, तो 40 मिलियन तो बहुत है, तो 40 साल का अता पता नहीं है, 40 साल का नहीं पता सर, 40 मिलियन बहुत हो गया सर। पूरे इंसान ही 4-4.5 मिलियन साल, पूरे लाख, मिलियन भी कहां सर, 0.4 मिलियन, तो बहुत समय है, बहुत समय है। तो प्रलय की अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और क्या कारण थे, हम इसको भी डिटेल में पढ़ेंगे जब हम जियोलॉजिकल टाइम स्केल पढ़ेंगे कि कैसे ग्लेशिएशन हुआ, या कैसे आपके लैंड मासेस की वजह से सेंट्रल रीजन के अंदर मास एक्सटिंक्शन आया, कैसे वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, कैसे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की वजह से भी मास एक्सटिंक्शन हो सकता है, कैसे ये डायनासोर की बैंड बजी हो, तो आपको पता ही है ना, अभी हमने बात की थी कि एक एस्टेरॉयड आकर टकराया। कई सारे अलग अलग कारण रहे हैं, अलग अलग समय पर जो मास एक्सटिंक्शंस हुए हैं, यह बात सत्य है। यहां मैं समर्थन करता हूं कुवियर अंकल का। यस, अर्थ की लाइव स्ट्रीम के अंदर कैटास्ट्रोफिक इवेंट आए हैं, मास एक्सटिंक्शन भी हुए हैं। दूसरी उन्होंने कहा विश्वास नहीं है, तो आप देखोगे कि कई सारे स्टेटा के अंदर, है ना, कई सारे स्टेटा में खतरनाक खूब सारे फॉसिल्स मिलते हैं। फिर ऊपर वाले स्टेटा में जाओ, बीच में फॉसिल गायब, और ऊपर वाले स्टेटा में जाओ तो फॉसिल कुछ एकदम अलग प्रकार के। फिर वापस कुछ स्टेटा में फॉसिल गायब, फिर वापस अपर स्टेटा में जाओगे तो अब जो फॉसिल मिल रहे हैं वो पुराने से मैच नहीं होते। इसका मतलब ऐसे सारे स्टेटा जहां पर खूब सारे फॉसिल्स मिल रहे हैं, वहां पर हुआ है महाविनाश, मास एक्सटिंक्शंस। तो मास एक्सटिंक्शंस हुए हैं, इसका सबूत क्या है? आपको कई सारे स्टेटा के अंदर, स्पेशली जहां पीरियड खत्म होते हैं या जहां ईरा खत्म होते हैं, उनकी बाउंड्री पर देखो तो एक खूब सारे फॉसिल्स देखने को मिलेंगे। जैसे अभी हमने एक एग्जांपल भी लिया था, क्रिटेशियस टर्शरी बाउंड्री पर खूब सारे फॉसिल्स ही फॉसिल, और ऊपर डायनासोर है ही नहीं, तो ऊपर वाले अब जो फॉसिल मिल रहे हैं वो एकदम अलग प्रकार के, घोड़ों के, गधों के, ऊंटों के फॉसिल मिल रहे हैं, बड़े बड़े वूल हाथियों जैसे फॉसिल मिल रहे हैं, पर डायनासोर के फॉसिल ही नहीं मिल रहे। इसका मतलब हम
विनाश हुआ है, इसका एविडेंस कहां से ले सकते हैं? हमें यहां पर एविडेंस मिलता है फॉसिल से। बात समझ में आ रही है? इसीलिए इनको फॉसिल विज्ञान का पितामह का, पैलियोंटोलॉजी का फादर का, इन्होंने यह कहा कि पास्ट लाइफ को देखने का एक तरीका है दैट यू कैन मूव टू द फॉसिल्स, यू कैन लुक एट द फॉसिल्स, जो भी काफी ज्यादा आगे चलकर बेनिफिशियल हुआ इवोल्यूशन को ट्रेस करने के लिए। तीसरी, इन्होंने ग्रेजुअलिज्म को बिल्कुल का बकवास, कोरी कल्पना है, यह हटन पागल है। उस दौरान लायल भी साथ में, अभी सर लायल इसी समय है, वो अपनी किताबें लिख रहा है सर, प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी किताब लिख रहा है, वॉल्यूम 1 आ चुका है, वॉल्यूम 2 आने वाला है। वो ग्रेजुअलिज्म की बात कर रहा है और ये ग्रेजुअलिज्म की बैंड बजा रहा है। ये कह रहा है बकवास बातें हैं, सब जंप होता है, अचानक नई स्पीसीज जंपिंग होता है। वो ग्रेजुअलिज्म में विश्वास नहीं कर रहा है। डायनासोर के मुख से आग क्यों निकल रही थी सर? वो इसलिए कि वो आग का एक गोला पेट में चबा गया था। या हो सकता है सिगरेट विगरेट पी ली हो सर, ऐसा भी हो सकता है। डायनासोर ने हो सकता है उस समय के विशेष तरीके की सिगरेट मिला करती थी। आजकल भी होते हैं सर, सर्कस में वो आग निकालते हैं। या हो सकता है वो सर्कस वाला डायनासोर हो, ऐसा भी हो सकता है सर, वो पेट्रोल पीकर बर्फ वाला गोला खाते हैं सर, मेटेरिट्स वाला गोला खा लिया। हाँ, मेटेरिट वाला गोला खा लिया होगा, कुछ तो कारण रहा होगा कि उनके मुंह से आग क्यों निकल रही है। चार्ल्स लायल जिंदा अभी नहीं, उस समय की बात कर रहा हूं जब ये हमारे कूवियर अंकल की बात है। जब कूवियर अंकल ये बातें कह रहे हैं, उस दौरान लायल साहब किताबें लिख रहे हैं, चार्ल्स लायल साहब। सर ये जल्दी मास एक्सटिंक्शन लेकर आएंगे ऐसा लग रहा है, एक ऐसा कमेंट। फिर उन्होंने कहा कि भाई विनाश होता है, कोई बात नहीं, देखो ऊपर की तरफ विनाश है पर वापस पृथ्वी हरी भरी जीवन लौट आता है। जब कभी भी कैटास्ट्रॉफ होता है तो उस जगह पर जो जगह खाली हो जाती है, जो पीछे बचे हुए जीव जंतु थे जो अब तक बड़े ही दुखी हो रहे थे, परेशान हो रहे थे, वह उस खाली जगह को वापस वहां पर आकर रहना शुरू कर लेते हैं। धीरे धीरे वहां पर वापस जीवन पनपना शुरू होता है। तो जब कभी भी मास एक्सटिंक्शन होता है तो बहुत बड़े खतरनाक लोग थे, डायनासोर जैसे, वो हुए एक्सटिंक्ट और मौका मिलता है सर्वाइवर्स को, चिड़िया को, चूहे को, जुंगू चूहों को, आए वहां पर और अब उस जगह पर मजे से घूमे। सो रिवाइवल एंड रीपॉपुलेशन, ये इंपॉर्टेंट बात थी। अब कूवियर अंकल की गलती क्या है सर? तो कहां पर गलत है? ग्रेजुअलिज्म में विश्वास नहीं रखते हैं। बस बहुत सटीक बात कही कि भाई आपकी बात मानी कि घटनाएं होती है पृथ्वी पर, तो रोज थोड़ी होती है कि सुबह उठे और उल्का पिंड आकर टकरा गया। पृथ्वी का जीवन काल इतना लंबा, अगर उसके अंदर अगर गिनती के ये मास एक्सटिंक्शन की घटनाएं हटा दें तो फिर बाकी के जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई? सबसे बड़ी गलती उनकी यह थी कि वो ग्रेजुअलिज्म में बिलीव नहीं करते थे। वो मानते नहीं थे कि इवोल्यूशन ग्रेजुअल प्रोसेस है। वो बहुत ज्यादा क्या कहते हैं, हट धर्मी थे और विश्वास करते थे कि इवोल्यूशन तो जंपिंग होता है, इवोल्यूशन में फटाफट बदलाव आते हैं, पृथ्वी में सने सने चीजें नहीं होती, पृथ्वी में जो भी चीजें होती है वो फटाफट, अचानक पत्थर ऊपर आ जाता है और पहाड़ बन जाता है, अचानक खाई बन जाती है, अचानक नदी बह जाती है, सारी चीजें अचानक 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 होती है। नहीं, कुछ चीजें अचानक हुई है, पर इसका अर्थ यह कतई नहीं है कि सारी चीजें अचानक ही प्रकट हुई है। तो मेजर थीम ऑफ एन इवोल्यूशन इज ग्रेजुअल। देयर मे बी सम एब्रप्ट केसेस जहां पर अचानक कुछ चीजें आई है, पर ज्यादातर चीजें ग्रेजुअलिज्म है। यही एक गड़बड़ थी। जी सर। दोस्तों अब हम बात करते हैं लायल की। बड़े परेशान जी। कि ये क्या कह रहा है, कूवियर मेरे गुरुजी को गलत कह रहा है। इसकी इतनी हिम्मत कि पृथ्वी पर जो बदलाव होते हैं वो सब फटाफट होते हैं। नहीं, मैं बिलीव करता हूं यूनिफॉर्मेटिज्म में, तो लायल साहब उसमें बिलीव करते हैं, अपने गुरुजी की थ्योरी में बिलीव करते हैं। ये वापस ये शिद्दत के साथ कहते हैं कि जो पृथ्वी पर जो बदलाव हो रहे हैं वो बहुत धीरे बदलाव है, समय के साथ साथ ये बदलाव होते जाएंगे, और आज जो बदलाव हो रहे हैं वो पहले भी हो चुके हैं। और ये भी
ईश्वर में विश्वास नहीं करते, जबकि कुबेर ने कहीं ना कहीं एक बीच में चीज डाल दी थी कि भगवान जब क्रोधित होते हैं तो कैटास्ट्रॉफ आ जाता है। ये प्रलय कब आती है? जब आप भगवान का दिल दुखाते हो। वैसे सही है, हमें दिल नहीं दुखाना चाहिए, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, चाहे आप दिल दुखाओ या नहीं दुखाओ, पृथ्वी पर जो बदलाव है वह तो एक सतत प्रक्रिया है, वह हमेशा आते जाएंगे। और जो चार्ल्स लायल है और चार्ल्स डार्विन है, दोनों बहुत पक्के दोस्त थे। ऐसा तो नहीं कि चार्ल्स नाम था, रोल नंबर आगे पीछे था, एग्जाम में एक दूसरे की मदद करते थे है ना सर? गुरु चिन्ह है सर। मतलब दोनों साथ साथ के थे, बहुत अच्छे मित्र थे। मतलब अब ये मान लें कि इसने 20 साल 15 साल छोटा है, पर एक दोस्त की तरह इसको माना है, जिसके बारे में आगे पढ़ेंगे। इन्होंने ही तो उसको बिठाकर भेजा कि जा घूम के आ, और सारी इन्होंने किताबें लिखी है, 3 किताबें लिख दी प्रिंसिपल्स ऑफ जियोलॉजी के ऊपर, जिसमें डिटेल से बताया गया है। 3 वॉल्यूम 1830 के आसपास, सर 1805-7 के आसपास तो उन्होंने कैटास्ट्रोफिज्म की बातें कर रहे थे, और इन्होंने पूरा डिटेल में बताया कि नहीं कोई ऐसी हर चीज, हर घटनाएं अचानक नहीं होती, ग्रेजुअली होती है। जी सर। वापस इन्होंने यही बात भी कही कि जो चीजें आज आप देख रहे हैं वो पहले भी होती है। उन्होंने एक और बहुत अच्छा बात भी बताया सर, जियोलॉजिकल कॉलम की बात भी बताई कि अगर आप पूरे रॉक की एज भी पता कर सकते हो, इस स्टेटा के ऊपर ये स्टेटा, ये कहीं पर नॉन कंफर्ट है, कहीं पर ये सीधी लाइनें क्यों हैं, इनके बारे में काफी डिटेल में रॉक के स्ट्रक्चर्स के बारे में बताया कि आड़ी लाइनें क्यों हैं, कहीं पर ये बोल्डर्स क्यों दिखाई दे रहे हैं, कहीं पर ये लाइनें ऐसे सीधी वाली कैसे आ गई, जबकि होनी तो इस तरीके थी। रॉक्स के बारे में काफी सारा ज्यादा बात जाता है ना, देखिए ना कुछ जगहों में सर ये हॉरिजॉन्टल लाइन कैसे आ गई, ये इस तरीके से लाइंस कैसे आ गई, कुछ जगहों पर ऐसे सीधी लाइनें कैसे आ गई, ये इस तरीके से कैसे बिछी हुई है, इसके बारे में काफी ज्यादा डिटेल से बताई, है ना। कि अनकंफर्टेबिलिटी क्या कहते हैं सर, अनकंफॉर्मिटी कहते हैं ना, जहां पर अचानक लय बिगड़ जाती है, इसका क्या कारण है, इसके बारे में इन्होंने बताया। और बेसिकली इसी की वजह से तो सर आज हम पता कर पाते हैं कि अच्छा ये सेडिमेंट्री रॉक, अच्छा ये किस आयु काल की रही होगी। हालांकि ये भी हम आगे पढ़ेंगे, बड़ी आश्चर्य वाली बात है कि फॉसिल की उम्र को पता करने के लिए रॉक का इस्तेमाल करते हैं, रेडियोमेट्रिक डेटिंग, इग्नियस रॉक का ऊपर और नीचे, और इग्नियस रॉक की एज पता करने के लिए फॉसिल का पता करते हैं, फॉसिल की एज पता करते हैं। तो सही कौन है सर? रॉक इतनी पुरानी है, उसको पता लगाने के लिए फॉसिल का इस्तेमाल करते हैं कि डायनासोर इतना साल पुराना है और इसके आसपास रॉक दिख रही, तो रॉक इतने साल की होगी, 65 मिलियन साल पहले। और डायनासोर कितना पुराना है तो उसके ऊपर वाली रॉक की एज पता करो, नीचे वाली एज रॉक पता करो। ये तो साइक्लिक बात होगी, साइक्लिक बात होगी। कुछ जगहों पर हम फॉसिल के आधार पर रॉक की आयु बता रहे हैं, और कुछ जगह पर रॉक के आधार पर फॉसिल की आयु बता रहे हैं। चलो इसके बारे में हम जियोलॉजिकल टाइम स्केल पर बात करेंगे। अब आ गए हैं हमारे एक और बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये आ चुके हैं हमारे एल्फ्रेड वेगनर, और अब तो जमाना 1915 का आ गया है, अब 18वीं सदी गई सर, ये मॉडर्न है। और अब तक हमारे जो डार्विन अंकल है वो अपनी थ्योरी दे चुके हैं, लेमार्क अंकल भी अपनी थ्योरी दे चुके हैं। उनको मैंने स्किप की क्योंकि लेमार्क कल हमारा मुद्दा है, पर यह थ्योरी क्योंकि इंपॉर्टेंट थी इसको साथ में मैंने यहां पर कनेक्ट किया। पर ध्यान रखिए इस दौरान लेमार्क अपनी बात कह चुका है, डार्विन अंकल अपनी बात कह चुके हैं, मेंडल भैया आ चुके हैं, ये अपनी बातें कह चुके हैं, लेकिन क्योंकि जियोलॉजी से ही या ज्योग्राफी से ही कंटिन्यू मैं करना चाहता था, इसलिए एक और महान वैज्ञानिक आ गए, अल्फ्रेड वेगनर। ये एक जर्मन जियोफिजिस्ट थे। इनको भी सर उल्का पिंडों से बहुत प्रेम था, मेटेरोलॉजिस्ट भी था सर, है ना, देखते थे आहा कहां गिर रहा है, क्या गिर रहा है। उन्होंने लगभग 1912 के आसपास सबसे पहले ये एक हाइपोथेसिस प्रेजेंट की जिसे कहा जाता है थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, व्हिच वाज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग हाउ देयर वाज एन ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस। उसके बारे में बताना चाहता था, है ना सर। ये बताना चाहता था कि जो पूरा अर्थ क्रस्ट है उसको देखा जाए तो ये मोल्टन मैग्मा पर है और वो इंटैक्ट नहीं है, लगभग 14 प्लेटों में टूटा हुआ है। जैसे अंदर से अंडा पिघला हुआ होता है और ऊपर एक कवच हार्ड होता है सर, पर वो तो एक तो साबुत होता है, पर ये कवच साबुत नहीं है, उसमें क्रैक आए हुए हैं। पूरे अंडे का छिलका कितने टुकड़ों में है? 14 टुकड़ों में। तो अंडे के अंदर जो लिक्विड पार्ट है उसमें अगर एम्ब्रियो यूं ऊपर नीचे होगा तो ऊपर से ये क्रैक भी हिलेंगे,
कहीं कहीं से ये येलो येलो जूस बाहर आ जाएगा। कई बार होता है ना, अंडा फोड़ बॉईल करते हैं, सीधा रखना चाहिए पर फूट जाता है, उसमें कैसे क्रैक होकर निकल कर मैग्मा बाहर निकल के मैग्मा निकल कर बाहर आ जाता है ना। सही ढंग से मतलब नमक सही नहीं डाला भगोले में, और एग को बॉईल कर रहे हो आप, अंडा टक 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 कर फूट जाता है, फिर वहां से चिप चिप करके बाहर वोल्केनिक इरप्शन होता है। ऐसे ही तो इन्हें फॉल्ट्स कहा जाता है। टोटल 14 के आसपास प्लेट्स है। इन्होंने दी थी थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। सर क्या सबूत है, कैसे कहते हैं कि इनकी बात सही है? इनको सबसे पहला कहां से यकीन हुआ कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की बात सही है? सर बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि ये एक बार अपना क्लाइमेट चेंज को स्टडी कर रहे थे। अरे वाह। तो इन्होंने ये नोटिस किया, जब उन्होंने पूरा मैप बनाया तो उन्होंने नोटिस किया कि अफ्रीका और साउथ अमेरिका को देखा उन्होंने। ओह ये जब उन्होंने देखा कि ये दोनों आपस में तो मिक्स हो रहे हैं, जैसे कि हम लोग इसको कनेक्ट करेंगे। ओके, जैसे भारत के नक्शे के अंदर राजस्थान, पंजाब, महाराष्ट्र, हरियाणा को मैं फिट करके बनाता हूं, बिल्कुल वैसे। तो उन्होंने कहा एक तरह से बेसिकली जो आपके सामने पजल दिख रहा है, जो हम लोग जब यूज करते हैं, ये वाला जनरली ये तो हम लोग यूज नहीं करते, मेरे बेटे यूज करते हैं सर। हमारे टाइम में तो क्या होता था, भारत के नक्शे के अंदर राजस्थान अलग हुआ करता था, गुजरात अलग हुआ करता था, हरियाणा अलग हुआ करता था, हम उसको जोड़ा करते थे सर। ये तो अब आज के जवान बच्चे हैं, यहीं से उन्होंने एक आइडिया लिया। इससे नहीं सर, ये तो हुआ ही नहीं करता था सर, वो हुआ करता पुराने जमाने में सर पजल्स। हाँ मान लो, मैं मान लिया, अब मान लेते हैं ना इनको समझाने के लिए। हाँ तुम्हारे टाइम में ऐसा ही पजल होता है। तो साउथ अमेरिका और जो ये अफ्रीका है, उन्होंने देखा कि आपस में इसको जोड़ा जा सकता है। जैसे आगे अपन इसको करेंगे, तो आगे कीजिए जरा इसको। लीजिए सर, आपके हाथ में लीजिए, आप बताइए। ये देखो सर, ये कनेक्ट हो गया। और साउथ अमेरिका और ये जो अफ्रीका, इसको कनेक्ट किया और उन्होंने देखा कि एकदम फिट हो गया है, जैसे हम लोग पजल्स को करते हैं वैसे ही। इसका मतलब कहीं ये वास्तव में कभी पहले फिट तो नहीं थे, ये सोचा उन्होंने? यही उन्होंने बताया कि फिट थे। ओहो। उन्होंने क्या किया सर, उसके बाद में उन्होंने एक थ्योरी दी, उसी को हम लोग कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी कहते हैं, कि किस तरह से पहले एक लैंडमास था, पूरा बड़ा लैंडमास वो था, अलग अलग हो गए। तो दोस्तों मतलब सर क्या कहना चाहते हैं कि जो आज हम अलग अलग कॉन्टिनेंट्स की बात कर रहे हैं, जो अलग अलग हम देख रहे हैं, वह कभी आपस में जुड़े हुए थे सर। जुड़े हुए थे। मैं थोड़ा और पीछे जाता हूं, इनके जमाने से भी और पीछे जाता हूं, ये पर्मियन के बारे में बात कर रहे हैं। पर पर्मियन से पहले और एक कोई मामला था कि पहले वापस कुछ बिखरे हुए थे, कई सारे लैंड मासेस साउथ सदर्न पोल की तरफ थे, छोटे से लैंड मासेस नॉर्दर्न पोल की तरफ थे, कोलाइड हुए और पर्मियन के अंदर एक बड़ा सा लैंड मास बना जिसका नाम था पेंजिया। तो सबसे पहले पेंजिया नहीं था, पहले कुछ चीजें बिखरी हुई थी, पहले चीजें जुड़ी और एक बड़ा सा भूभाग बना जिसे कहा जाता है पेंजिया, पर्मियन टाइम में। पर जुड़ाव ज्यादा टाइम तक नहीं रह पाया। ये जो शादी ब्याह हुआ था नए नए कॉन्टिनेंट्स के बीच में और एक समूह बन गया था जिसे पेंजिया कहा जाता था। बड़ा सा सर जिया इसलिए पेंजिया, बड़ा सा समुंदर इसलिए पैंथेसिया। वाह 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 वाह, क्या सी का नाम है, पैंथेसिया। क्या सर, पैंथेलेसिया, पैंथोलासा। तो सर बेसिकली उन्होंने जो बड़ा जो लैंड मास था उसको तो नाम दिया पेंजिया, और जो बड़ा सा जो ओशन, जो सुपर ओशन कहलाते हैं, ये तो सुपर कॉन्टिनेंट है। ये जो आपके सामने दिख रहा है सुपर कॉन्टिनेंट है, और जो सुपर ओशन है उसका नाम दिया गया पैंथोलासा। नाम भी बड़ा सुपर रखा है। अब दोस्तों ये ही कॉन्टिनेंट एक दूसरे से अलग हो गए और आज प्रेजेंट ये स्थिति है। दोस्तों यहां से एक कंक्लूजन ये मत निकाल लेना कि आज ये कॉन्टिनेंट ऐसे दूर दूर हो गए, इसका मतलब नीचे में गिरूंगा तो पता नहीं कहां चला जाऊंगा, ऐसा नहीं है। जुड़े हुए तो कहीं आज भी है नीचे, जी है ना। आज भी बात क्या है कि कुछ जगहों पर जुड़ाव आपको दिखाई नहीं रहा, पानी भर गया है, बाकी नीचे जाएंगे तो कहीं ना कहीं तो आपको ये जुड़े हुए मिलेंगे। कहीं ना कहीं तो अफ्रीका और इंडिया आपको जुड़ा हुआ मिलेगा सतह, पानी के सतह के नीचे। कहीं ना कहीं तो आपको अमेरिका और अफ्रीका भी मिड एटलांटिक रिज के अंदर कहीं पर मिलता हुआ दिखाई देगा, है ना। तो ऐसा डरना मत कि मैं कूद गया तो पता नहीं कहां चला जाऊंगा, नीचे वैक्यूम है, ऐसा कुछ नहीं है। ओशन फ्लोर है नीचे, ओशन फ्लोर तो है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये प्लेटें भी 100 किलोमीटर चौड़ी है। जिन प्लेटों को मिलने की बातें कर रहे हैं, जिनको हम कह रहे हैं, वो भी लगभग 100 किलोमीटर के आसपास चौड़ी है, ध्यान रखिएगा। तो सर जब पेंजिया था तो अपना पर्मियन था, जैसे आपने बताया 250 मिलियन ईयर्स अगो। अच्छा, आप जो बता रहे हो कि वो 250, उसके बाद में धीरे धीरे चेंजेस वापस टूटना शुरू हुआ। हो गया। यानी इस पर्मियन से पहले तो मैं ही बताऊंगा ना सर क्या हुआ, आप तो पर्मियन से शुरू कर रहे हैं। जी। तो पर्मियन से पहले क्या स्थिति थी मैं आपको बताऊंगा जियोलॉजिकल टाइम स्केल के अंदर। पर पर्मियन के अंदर जुड़ गए, जुड़ने के बाद उनमें टूटाव शुरू हुआ, और ये सर टूटाव शुरू हुआ ट्राइसिक पीरियड, यानी मीजोजोइक के अंदर, ट्राइसिक के अंदर। वाह वाह वाह, टूटना शुरू हुए ट्राइसिक में। और एक समुद्र आया सर,
उसका नाम था तैतीस। ओहो, 33 सी आ ये गया। 200 मिलियन ईयर को था जो ये पेंजिया टूटना स्टार्ट हुआ। तो फिर नदन में जो ड्रिफ्ट हुआ उसे तो कहते हैं लॉरेशिया या फिर अंगारा लैंड बोलते हैं, और जो साउथ में ही रह गया उसे गोंडवाना लैंड या फिर सदर्न लैंड बोला जाता है। ओहो, मतलब गोंडवाना मुझे जाना है सर, मैं आज तक गया नहीं, पर गोंडवाना में ऑस्ट्रेलिया भी है, गोंडवाना में न्यूजीलैंड भी है, साउथ अमेरिका भी है, साउथ अफ्रीका भी है। इतना दूर जाने की जरूरत नहीं है, इंडिया भी गोंडवाना लैंड में। ओहो, मैं इंडिया भी गोंडवाना में है, इसका मतलब हिमालय से ऊपर वाला रीजन है वही लॉरेशिया है। ओहो, फिर तो मैं गोंडवाना में रहता हूँ सर। एक्चुअली अपन तो बहुत लकी हैं कि पहले हम लोग गोंडवाना थे, मेरा आज हम लोग लॉरेशिया के अंदर। ओहो, ये तो बहुत ही विचित्र बात कर दी, इतनी खतरनाक बात अभी हम चर्चा नहीं करेंगे, इसके लिए जियोलॉजिकल टाइम स्केल तक इंतजार करेंगे। और सर उसके बाद में जो आपने डायनासोर पढ़ा है वो ये ट्रायसिक के बाद में है, जो आपने ये सारा दिखाया था ना उनका। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ट्राइसिक के अंदर दोस्तों डायनासोर पैदा हुए, जुरासिक में उन्होंने अपनी पूरी वृद्धि की, नई स्पीसीज आई, और क्रिटेशियस में आते आते डायनासोर डोमिनेंस पर पहुंचे, दादागिरी पर पहुंचे। उस दौरान पृथ्वी पर ये घटनाएं भी घट रही है। क्रिटेशियस आते आते देखो सबसे पहले जो दूर हो गया, हमसे बिछड़ गया दोस्तों, वह था ऑस्ट्रेलिया। इसलिए ऑस्ट्रेलिया का फ्लोरा और फौना बाकी कॉन्टिनेंट से एकदम विचित्र प्रकार का है, एक अलग प्रकार का है, क्योंकि जो कई सदियों पहले हमसे दूर हो जाएगा उसकी सारी खान पान, भाषा, जीव विज्ञान सब चीजें बदल जाएगी। तो वहां पर मार्सुपियल होते हैं, अलग अलग चीजें होती है, वगैरह वगैरह। तो अभी हमने आपको बताया कि पेंजिया सुपर कॉन्टिनेंट था, तो सुपर ओशन का क्या नाम है अभी अपने डिस्कस किया, तो देखते हैं कि और यार प्रश्न है ये तो, कि अगर इसे हम पूरे को पेंजिया कह रहे, सुपर कॉन्टिनेंट कह रहे हैं, 33 रिल्म के पास, ये इधर की तरफ, यहां कौन सा समुद्र आएगा? क्योंकि सर ये एक ही है अभी तो, पैसिफिक अटलांटिक महासागर में, ये महासागर है, सुपर ओशन बोलते हैं सर। महासागर वो क्या बोलते होंगे ना, सागर, महासागर, और उससे भी कुछ होता होगा सर, उस बहुत बड़े को क्या कहेंगे हिंदी में? महासागर के पापा को क्या कहेंगे सर? वो तो फिर अल्ट्रा प्रो मैक्स हो गया। उस महासागर का क्या नाम था? अरे वाह वाह, पैंथलासा, क्या बात है ना। तो ये पैंथलासा एक महासागर था। आगे चलकर जब लॉरेशिया और गोंडवाना बने तो दो बीच में फिर एक और समुद्र आया जिसका नाम है टैथिस सी था। फिर सर ने जैसा बताया कि लॉरेशिया के अंदर जो हिस्से बने वह बेसिकली यूरोप वाला हिस्सा हो गया, या नॉर्थ अमेरिका वाला हिस्सा हो गया, या थोड़ा बहुत ये रशिया जो लड़ रहा है यूक्रेन के साथ वो वाला हिस्सा हो गया। चाइनीज लोग भी मतलब लड़ाई करते रहते हैं, वो भी सारे सारे लॉरेशिया है। नीचे वाले थोड़े शांत हैं, लड़ाई झगड़े थोड़े कम ही करते हैं, गोंडवाना जिसके अंदर इंडिया भी आ गया सर, इंडिया का काफी हिस्सा आ गया, हिमालय के नीचे वाला पूरा हिस्सा आ गया, लड़ाई कम ही करते हैं बेचारे। ऑस्ट्रेलिया आ गया, न्यूजीलैंड आ गया, साउथ अमेरिका आ गया, साउथ अफ्रीका आ गया, मेडागास्कर आ गया, श्रीलंका आ गया, मलेशिया आ गया, इंडोनेशिया, और ये पूरा बेल्ट आ गया जो कि पहुंचता जा रहा है ऑस्ट्रेलिया के पास। पर मैं सर क्यों यकीन करूं कि ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की थ्योरी सही है? मैं कैसे मानूं? क्या सबूत है आपके पास कि आप जो कह रहे हो वो सही है? तो सर वैगनर भी कोई छोटे मोटे साइंटिस्ट नहीं थे, बड़े थे। उन्होंने कहा कि मैं एविडेंस देता हूँ और इन एविडेंस को आप लोग अनप्रूव करके दिखाओ, तब मैं मानूंगा, नहीं तो मेरी थ्योरी माननी पड़ेगी। ओहो, ऐसे क्या बता दिया सर इन्होंने? ऐसी क्या बात बता दी? तो ऐसी बात ये है कि सबसे पहला तो उन्होंने ये बता दिया, जो एक बड़ा ही कॉमन एक मैप उन्होंने जो देखा था, सबसे पहले उन्होंने जो नोटिस किया था वही बता दिया लोगों को। ओहो, मतलब पजल वाला एग्जांपल उन्होंने ले लिया है कि साउथ अमेरिका और अफ्रीका आपस में अगर मिक्स कर दें तो मिक्स हो जा रहा है, और वैसे ही नॉर्थ अमेरिका और यूरोप भी आप देखेंगे तो आपस में ये जो कैंची चल रही है आप लोगों के सामने, ये कैंची यही है कि पहले ये आपस में कनेक्ट था और फिर बाद में ये सेपरेट हो गया। अच्छा, ओके, पहला एविडेंस आप जिगजॉ से ले लिया सर, ये बात समझ लिया। अब बताइए सर दूसरा एविडेंस बताइए, आप आराम से बताइए, मैं भी समझने की प्रयास करता हूं। एक क्या भूवैज्ञानिक के नजरिए से मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं वैगनर की थ्योरी। चलो आगे दूसरा एविडेंस। सर दूसरा एविडेंस था स्ट्रेटिग्राफिक। हम लोग जनरली इसको सर रॉक्स जो होती है उससे मानते हैं कि स्ट्रेटोग्राफी लाइक लेयरिंग, जैसे हम लोग जैसे इग्नियस के ऊपर सेडिमेंटेशन। मैं इसको और कहूं सर, जैसे मेरा बर्थडे है, हाँ, और मैंने एक केक मंगाया ब्लैक फॉरेस्ट वाला जी, उसको बीच में से काटा, इसके कुछ लेयर्स मिले, इधर के इसको दूर कर दिया, बीच में आ गया समुंदर, क्रीम आ गई, फिर वापस उसको उठा को इसकी लेयर और इसकी लेयर से मिल रही है। इसका मतलब ये आपस में केक के पीस आपस में चिपके हुए थे, ऐसे ही कुछ कह रहे हो? यही कुछ है, ये है एग्जैक्टली जो आपके सामने दिख रहा है। अपलाशियन माउंटेन
जो कि सर नॉर्थ अमेरिका की साइड है। ओहो। बीच में आपकी क्रीम आ गई, ओहो, और उसके बाद में कैलेडोनियन माउंटेन्स जो है वो यूरोप में आ गए। ओके। और यहाँ की जो रॉक स्ट्रक्चर है वो दोनों की दोनों आपस में मिक्स होकर सेम हो रही है। लेयर्स को देखकर, हाँ। इसकी लेयर को देखकर चिपका सकता हूँ। जी, और तो बेसिकली यही है कि जो रॉक्स है ना उनकी सर एज भी मिक्स हो रही है, कंपोजिशन नहीं, एज भी सेम। अरे वाह, तो इसका मतलब उन्होंने वेगनर ने बताया कि देख लो मैंने जो कहा था वही था, किसी ने बर्थडे का केक काटा काटा है। ओहो, ये बात है, मानना पड़ेगा, एविडेंस तो खतरनाक है। उसके बाद में सर उन्होंने दूसरा दिया ब्राजील और वेस्ट अफ्रीका का। वो तो सर उनकी भी तो चट्टाने मैच होती है सर। मतलब ये तो वो वाली बात हो गई कि सर आधा बादाम का पीस इस मिठाई में और आधा बादाम का पीस इस मिठाई में भूरा वाला दिख रहा है और इधर भी भूरा वाला दिख रहा है, तो दो मिठाई आपस में चिपकी हुई थी सर। यही हो रहा है कि जो अमेज़न के जो फॉरेस्ट है वहां और अफ्रीका का जो वेस्टर्न कोस्ट है उन दोनों की जो रॉक्स हैं वापस में मैच हो रही थी। मतलब आधी जैसे काट दी, उधर से काट दी। सेम जो यूरोप में कटंतरी हुई थी वही यहाँ पर केक कटा है। ओहो, बिल्कुल ऐसे मैच हो गया। मैच। तो स्टेटा की वजह रॉक दिख रही है, काली वाली रॉक आधी, काली वाली रॉक इधर भी आधी, एक जैसी रॉक, फिर ऊपर भूरी लाल सेम एग्जैक्ट। और ये तो तभी हो सकता है जब आपस में जुड़े हुए थे। और तीसरा जो एविडेंस है सर वो फॉसिल एविडेंस उन्होंने दी। ये मैं बताऊंगा। ये बताओ सर, यहाँ पर थोड़ी बायोलॉजी आ गई सर। ये बताओ सर आप। ये बायोलॉजी आ गई दोस्तों, क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कई सारे ऐसे फॉसिल एविडेंसेस है जो ये बताते हैं कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की थ्योरी, वैगनर की थ्योरी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से सही है, उसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि नहीं तो ये संभव ही नहीं था। जैसे उदाहरण ले लो, एक हम जो साइनोग्नेथस का, जो कि ट्राइजिक टाइम का एक रेप्टाइल था, फ्रेश वाटर का रेप्टाइल था, ये समुद्र को तैल कर तो इधर से उधर जा नहीं सकता। जी सर, है ना। जरूर। अगर एग हमारे बायोलॉजी में कहें तो एग जो समुद्र में जाएगा तो नमकीन हो जाएगा, नमकीन मतलब सारा पानी बाहर चला जाएगा और मारा जाएगा, तो समुद्र को तो ये क्रॉस कर नहीं सकता। लेकिन इसके फॉसिल आप देखेंगे साउथ अमेरिका के अंदर भी है और अफ्रीका के अंदर भी, दोनों जगहों पर फॉसिल है। इसका मतलब कभी ना कभी, जैसे सर कह रहे थे जिगजॉग पजल के हिसाब से दोनों चीजें आपस में जुड़ी हुई थी। तो आप एग्जाम्पल ले सकते हैं साइनोग्नेथस का, जो ट्राइजिक समय का लैंड रेप्टाइल था, और ये जमीन पर रहने वाला रेप्टाइल समुद्र को तैर कर दूसरी तरफ जाने की कोशिश करेगा तो किसमिस बन जाएगा। तो संभव नहीं है कि इतने समुद्र को लाग कर ये जा पाए। तो फिर दोनों जगहों पर फॉसिल कैसे मिलता है, तो उसका कारण यह है कि कभी ना कभी ये दोनों जगह आपस में जुड़ी हुई थी। दूसरा बढ़िया फॉसिल मिलता है दोस्तों मीजोसॉरस का फॉसिल आपको साउथ अमेरिका में मिल रहा है, अफ्रीका के अंदर भी मिल रहा है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी मिल रहा है। इसका कारण तो यही हो सकता था, साउथ अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया भी कभी आपस में जुड़े होते होंगे। और ये वाला रेप्टाइल पानी में रहने वाला, फ्रेश वाटर पॉन्ड में रहने वाला, वो टेरेस्ट्रियल था, ये पॉन्ड में रहने वाला। अब ये जमीन वाला भी नमकीन पानी में जा नहीं सकता, फ्रेश वाटर वाला भी नमकीन में तो नहीं जा सकता। इसीलिए तो एक्वेरियम में फिश जब कैसी मछलियां लेते हैं, समुद्री रखते हैं क्या? नहीं ना, फ्रेश वाटर वाली। नहीं तो क्या होगा आपको पता है। और यही नहीं दोस्तों, आपके पास एक और बढ़िया फॉसिल का एविडेंस है। यह है वापस एक ट्राइजिक टाइम का लैंड रेप्टाइल, जिसका दोस्तों नाम है लिस्ट्रोसोरस। ये सॉरस खूब आते हैं सर, डायनासोर के छोटे रूप हैं, सौर, तो डायनासोर का ही सौर सब आ रहा है, सॉरस डायनोसोरस जैसे, ये है ना, सभी चाचा के भाई दूर के रिश्तेदार सब वही है। इसका मतलब सर, क्योंकि सर ये फॉसिल का एग्जांपल हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि सर जैसा आपने अभी बताया था, ट्राइसिक, जुरासिक और क्रिटेशियस में ये सारी घटनाएं घटी थी, और उस दौरान ज्यादा राज भी तो इन्हें डायनोसोरस और उनके भाइयों का ही चलता था। उस दौरान क्योंकि परमियन के टाइम में भूभाग एक था, ट्राइसिक में थोड़ा थोड़ा बिखरना शुरू हुआ था, क्रिटेशियस में थोड़ा और बिखर गया, जुरासिक में थोड़ा और बिखा, क्रिटेशियस में पूरा अलग हो गया। पर तब तक तो रेप्टाइल सब जगह फैल चुके थे और आज खत्म हो गए। इसका मतलब इन जो भूभागों पर ये डायनोसोरस या जो भी डायनोसोरस के भाई, चाहे वह लिस्ट्रोसोरस हो चाहे वो मीजोसोरस हो, इनके फॉसिल सभी जगहों पर देखने को मिलते हैं। इसका मतलब वह जगह आपस में कनेक्ट। अरे ये मीजोसोरस है, ये साउथ अमेरिका और अफ्रीका में इनके अवशेष पाए जाते हैं। हाँ, उसी प्रकार जो लिस्ट्रोसोरस है, इंडिया, अफ्रीका और अंटार्कटिक में पाए जाते हैं। वाह 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 वाह। एक ही एनिमल जो कि पानी में ट्रेवल नहीं कर सकता, स्विम नहीं कर सकता, उसके फॉसिल पाए कैसे गए? तो वैगनर कह रहे हैं कि देखो ये इसके फॉसिल पाए जा रहे हैं, इसका मतलब पिछले कुछ जो जियोलॉजिकल टाइम्स हैं उनके अंदर ये तीनों कॉन्टिनेंट जुड़े हुए हैं। और सर योगेश सर बॉटनी के हैं,
और एक फर्न है, फर्न पौधा, ग्लॉसोप्टेरिस। ये इसके तो पांव भी नहीं होते, ये तो उड़ भी नहीं सकता। ग्लॉसोप्टेरिस का फॉसिल तो सबसे ज्यादा जगहों पर पाया जाता है। आज नहीं, फॉसिल देखो आप कहां पर, ये देखिए सर, इस तरह से रॉक्स के बीच में पाया जा रहा है सर। देखिए कहां, अमेरिका में, अमेरिका में, अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, एंटार्क्टिका में, सब जगह है, ऑस्ट्रेलिया में भी। इसका ओमनीप्रेजेंट। इसका मतलब तो ये सभी आपस में जुड़े हुए थे। मतलब सर आप सही थे, सही था मैं सर। वैगनर ने सही बात कही थी। वाह 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 वाह, ये तो पक्का पुख्ता सबूत हो गया ग्लॉसोप्टेरिस का, एक फर्न का। वाह 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 वाह। और ये जो फर्न है कैसे पाई गई, देखिए सर, रॉक्स के मिले हैं, अवशेष मिले हैं, इम्प्रिंट्स मिले हैं इसके। वाह वाह वाह, क्या बात है सर, क्या मस्त बात की। तो दोस्तों आज का ये सेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आज उम्मीद करता हूं बहुत मजा आया होगा। आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने सबसे पहली बात पढ़ी कि इवोल्यूशन होता क्या है। दूसरी बात हमने पढ़ी प्लेटो की विचारधारा, फिर अरस्तु का विचार, फिर कुवियर अंकल ने क्या कहा, माल्थस का ऐसे हमें क्या सीख देता है, हटन और उसके चेले लायल ने क्या ग्रेजुअलिज्म की बातें कही, और फिर उसके बाद लास्ट में हमने पढ़ी वैगनर की कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की हाइपोथेसिस। और कल का लेक्चर होने वाला है बहुत धमाकेदार, क्योंकि कल एक्चुअली शुरू हो रहा है अपना ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। कल हमारे लेमार्क अंकल आएंगे और वो इतनी अच्छी अच्छी बातें करेंगे कि कपिल शर्मा का जो शो है वह भी फेल है कल। तो दोस्तों यकीन मानिए आप अपनी जिंदगी में इतना कभी नहीं हंसे होंगे जितना कल हंसने वाले, और इतना ज्ञान प्राप्त करने वाले हो कल। आपको समझ, अच्छा इवोल्यूशन इस तरीके से पढ़ा जाना चाहिए। मिस नहीं करिएगा, कल जरूर हाजिर होइएगा लाइव में, क्योंकि आप होते हो तो मुझे, आप दिखते हो तो मेरी एनर्जी डबल होती है, मुझे पढ़ाने में बहुत आपको मजा आता है। मैं और अच्छी तरीके से पढ़ाऊंगा कल लेमार्क के बारे में। तो दोस्तों कहीं भूलिएगा मत, अभी से लाइक कर दीजिएगा कल वाले चैनल को, और आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो कर लीजिए, और नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए ताकि टिंग बज जाए, मैं आते ही आप भी आ जाए। ओके दोस्तों चलते हैं, धन्यवाद। थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर। ठीक है, ध्यान रखिएगा अपना, और भूलिएगा नहीं, नेट की तैयारी करें तो 30% का ऑफर चल रहा है, बैच नया स्टार्ट होने वाला है। डीबीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भूलिएगा नहीं, टेस्ट सीरीज तो सिर्फ 499 की है, बहुत मजा उसमें भी आएगा। सारे रिकॉर्डेड लेक्चर से अगर आप डीबीटी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उससे काफी ज्यादा फायदा मिलने वाला है। और दोस्तों वापस आप लोगों से निवेदन है कि प्लीज आप शेयर किया करो भाई। हम जब किसी रील को शेयर कर लेते हैं, हाँ सर, तो ये तो एक काम की बात, ज्ञान की बात है, और ये तो टॉपिक भी ऐसा है, मैं उम्मीद करता हूं जिसको थोड़ा सा भी बायोलॉजी, जूलॉजी, साइंस से प्यार होगा वो इन टॉपिक को एंजॉय करेगा। और इवन मैं तो छोटा भाई आपका चाहे बीएससी में पढ़ रहा हो, एमएससी में पढ़ रहा हो, उनके साथ भी शेयर करें। इट इज नॉट ओनली अबाउट द सीएसआर नेट। ये जो इवोल्यूशन हम पढ़ रहे हैं, इवोल्यूशन की जो नींव मैं डाल रहा हूं, मैं गारंटी लेता हूं कि आपके और आपके छोटे भाइयों के, बहनों के, या जो भी आपके दोस्त हैं उनके बहुत काम आने वाले जीवन के अंदर। इस तरीके से इवोल्यूशन कोई नहीं पढ़ाएगा। थैंक यू। और सर योगेश सर, आप अगर कुछ कहना चाहते हैं तो जरूर। सो स्टूडेंट्स, आज का सेशन बहुत ही अच्छा रहा, वैसा ही सेशन आपका कल का भी रहने वाला है। कल और ऐसा नहीं तो कल मैं धमाकेदार कल तो धमाकेदार मेरा फेवरेट है वो। अरे सर बिल्कुल। सो जैसे कि सर ने बताया कल बहुत धमाकेदार सेशन होने वाला है। सो स्टूडेंट्स, सभी स्टूडेंट्स क्या करेंगे, आज ही सेशन को शेयर करेंगे, एंड सेशन को शेयर करके यस, एंड ऑल्सो देखो स्टूडेंट्स, अगर आप एवोल्यूशन को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो बेसिकली देयर इज अ बुक जो कि है एवोल्यूशन एनिमल बिहेवियर की, और इससे आपकी यूनिट 11 कवर होती है। और ये बेसिकली इस बुक के अंदर प्रॉपर तरीके से डिटेल में दिए गए सारी चीजें। और ऑल्सो ये बुक लिखी गई है केसी सर ने लिखी है ये बुक, तो इसमें काफी डिटेल में है, सारे कंसेप्ट क्लियर है, तो इससे आप पढ़ सकते हैं। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये बुक आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी, और अगर आप चीजों को और ज्यादा डीप में समझना चाहते हैं तो ये बुक आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। सर एक बच्चा पूछ रहा है, मैं आंसर हाँ बताइए ना। जैसे सुरभि बार बार कह रहे हैं कि याद कैसे करें। हाँ। याद तो सर रिवीजन से ही होता है, सीधी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको रिवीजन के थ्रू याद करना है आपको। वो एक सर बेसिक है, कोई इसमें ट्रिप्स एंड हम लोग तो कुछ कोई भी चीज सीखनी होती है तो हमें क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, चाहे वो कोई भी चीज हो, पढ़ने में क्या याद करना है, आपको फुटबॉल सीखना है, बास्केटबॉल सीखना है, आपको कोई भी गेम सीखना है, कोई भी नई हैबिट डालनी, रिवीजन बार बार आप कंटिन्यूअसली उसको करेंगे तो फॉर श्योर आप उस चीज को सीख जाएंगे। और इनको भूगोल वाले सर का पता करना था तो मैं ही हूँ भूगोल वाला सर, मैं ही कमेंट बॉक्स में आपके साथ रहता हूँ, और कल भी मैं रहूंगा। सर मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है आप लोगों का सेशन, क्योंकि जियोलॉजी और जियोग्राफी थोड़ा मिक्सिंग है, तो वो मैच करता है, ओवरलैप करता है। इसलिए आज जब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट आया तो मैं भी सर के साथ में आ गया, और आगे
ही ऐसे ही हम लोग आते रहेंगे, बिल्कुल। कुछ भी ओवरलैपिंग चलेगा जरूर। तो जरूर मैं भी आऊंगा सर के साथ में, बिल्कुल। और Thank you, कल sir. के Thank सेशन you. में भी आएंगे। जरूर सर, कल के ओके सेशन में भी सर, आएंगे थैंक यू सर। फॉर इनवाइटिंग मी सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। तो स्टूडेंट्स आप लोग भी सेशन को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और आपको कैसा लगा सेशन ये प्लीज कमेंट कीजिएगा। एंड कल के सेशन के अंदर जो लमाकिज्म आ रहा है तो बहुत इंटरेस्टिंग सेशन होगा। सो कल से आपको वैसे ऑब्वियस, अरे हाँ स्टूडेंट्स, अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा है, लेक्चर 1 नहीं देखा है, तो उस लेक्चर 1 को भी देख लीजिए। एंड थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय। चलिए बाय स्टूडेंट्स।